हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। माय नेम इज़ मुकेश शर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं एज यू लाइक इट, विच इज़ रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। और इसके पब्लिकेशन को लेकर, पब्लिकेशन ईयर को लेकर और इसकी थीम को लेकर काफ़ी सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। आज इस वीडियो में हम इसकी डिटेल्ड समरी जो है पढ़ेंगे। सो हियर वी गो। फर्स्ट एक्ट का फर्स्ट सीन जो है, जो शुरू होता है ऑरलैंडो और एडम के साथ, और उसमें थोड़ी देर में जुड़ जाता है ओलिवर। उसके बाद में असली ड्रामा शुरू होता है। ओलिवर आता है और एडम जो है वो वहाँ से खिसक जाता है, जो कि एक तरह से सर्वेंट बोल सकते हैं आप, हेल्प बोल सकते हैं, ताकि वो जो दोनों भाई हैं उनकी बात को दूर से सुन सके। ओलिवर जो है, बड़ा भाई जो है, ओरलैंडो को ऑर्डर देता है कि ये आलस छोड़े, परंतु इसके जवाब में ओरलैंडो जो है वो कंप्लेन करता है कि किस तरह से आपने मुझे ज़बरदस्ती गरीबी की ज़िंदगी जीने पे मजबूर कर रखा है ना। और वो आर्ग्यू करता है कि ओलिवर की एज जो है उससे ज़्यादा है, तो नेचुरली उसका हक ज़्यादा बनता है, लेकिन ओरलैंडो जो है वो भी उन्हीं के पिता का बेटा है, मतलब भाई है उसका, है ना, और उसको भी इक्वल माना जाना चाहिए। इस बात पर ओलिवर उसे मारता है और उसको एक विलन कहता है। इसके आगे ओरलैंडो जो है इस बात पर बड़ा ऑफेंसिव रुख अपनाता है और बोलता है कि भाई ये बात संभव ही नहीं है कि उनके पिता जो सर रोलैंड डे बॉयज़ थे, उनका कोई बेटा विलन हो सकता है, ऐसा संभव ही नहीं है। वो कसम खा के बोलता है कि वो ओलिवर को मार देता अगर वो दोनों भाई ना होते। एडम जो उनका जो सर्वेंट है, वो बीच में आने की कोशिश करता है, परंतु ओरलैंडो अभी भी लगातार ये डिमांड कर रहा है कि ओलिवर जो है या तो उसके सभ्य तरीके से, अच्छे तरीके से जीने के खर्चे का इंतज़ाम करे, या फिर उसका पिता उसके लिए जो पैसा छोड़ गया है वसीयत में वो उसे दे, है ना। ओलिवर जो है ओरलैंडो को आदेश देता है कि वो तुरंत यहाँ से चला जाए, इस जगह से, है ना, और जल्दी जल्दी वो उसको प्रॉमिस करता हुआ जाता है कि ठीक है, उसकी वसीयत का कुछ हिस्सा उसको मिल जाएगा, और ओरलैंडो वहाँ से चला जाता है इस बात पर। इसके बाद ओलिवर जो है अपने सर्वेंट डेनिस को, याद रखना है ना, कम इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है पर पूछ सकते हैं, उसको ऑर्डर देता है कि वो चार्ल्स को बुला कर लाए, जो कि ड्यूक फ्रेडरिक का रेसलर है ना, कुश्ती करने वाला पहलवान बोल दीजिए, है ना, जो उनसे मिलने की वेट कर रहा था। तो चार्ल्स जो है वो ओलिवर को ये इन्फॉर्म करता है कि ड्यूक फ्रेडरिक जो है उसने अपने बड़े भाई की जो जायदाद है, ड्यूक सीनियर नाम ही रहेगा उसका, नाम नहीं बताया जाएगा, उसकी जायदाद हड़प ली है और उसको क्या कर दिया है, बैनिश कर दिया है, अपने देश से निकाल दिया, देश निकाला दे दिया है ना। जिसके साथ बहुत सारे जो लॉर्ड्स हैं, बहुत सारे जो हिंदी में क्या बोल सकते हैं अपन इसको, कोर्ट में जो उच्च उपाधि के लोग होते हैं वो, है ना, वो साथ साथ चले गए हैं उसके, बिल्कुल अपनी इच्छा से। वो ये बात भी बताता है कि रोसलिन जो है वो बैनिश ड्यूक की बेटी है, निकाले गए ड्यूक की बेटी है, वो कोर्ट में ही रह गई है क्योंकि उसकी जो फ्रेंड है सिलिया, जो कि फ्रेडरिक की बेटी है, उसके साथ उसका प्रेम अच्छा है, अच्छी दोस्ती है, इसलिए वो रुक गई है ना। और जो ओल्ड ड्यूक है, मतलब ड्यूक सीनियर जो है ना, वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में चले गए हैं, जहाँ पर वो और उसके साथी लोग जो है वो रॉबिन हुड की तरह रहते हैं। रॉबिन हुड मतलब जंगलों में रहने वाला, गरीबों की हेल्प करने वाला, इस तरह से। तो चार्ल्स फिर इन्फॉर्म करता है ओलिवर को कि उसकी अगले दिन जो है वो रेसलिंग होने वाली है, कुश्ती होने वाली है ओरलैंडो से, जो भेस बदलकर कुश्ती करने के लिए जाने वाला है ना, क्योंकि चार्ल्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो हर फाइट को जीते, क्योंकि उसकी रेपुटेशन ही ऐसी है। तो चार्ल्स एडवाइस करता है ओलिवर को कि वो ओरलैंडो को बचा ले कुश्ती मरने से, है ना, वो मतलब भेजे ही मत कुश्ती करने के लिए उसको, अगर वो अपने भाई का भला चाहता है। मतलब चार्ल्स उसको ये इन्फॉर्म करने ही आया है कि वो ओरलैंडो को कुश्ती लड़ने के लिए जाने मत दे। ओलिवर इस पे जो है कृतज्ञता का दिखावा करता है और ऐसे झूठ मूठ में क्लेम करता है कि उसने पहले से ही ओरलैंडो को मनाने की कोशिश कर ली है ना। और वो कहता है कि उसका भाई जो है ना, इस हमारे पूरे फ्रांस का सबसे हठी और जिद्दी लड़का है, मतलब लड़का बोल सकते हैं, मेल बोल सकते हैं, है ना। और वैसे वो एक बहुत ही गुप्त रूप से षड्यंत्र करने वाला व्यक्ति भी है ना। चार्ल्स जो है अब और ज़्यादा डिटर्मिन्ड होकर जाता है वहाँ से कि वो ओरलैंडो को हराएगा, है ना। और वो एक कसम भी खा लेता है एक तरह से कि अगर वो जीता नहीं तो फिर वो कभी भी पैसे के लिए कुश्ती नहीं करेगा, मतलब वो टूर्नामेंट्स वगैरह में भाग लेना बंद कर देगा। और जो सीन है पहला,
एक्ट फर्स्ट का, वो ख़त्म होता है इस बात से कि ओलिवर जो है अकेले में ही एक सोलिलोक्वी में क्या कर रहा है, अपनी जो हेट्रेड है, अपनी नफ़रत है जो कि इर्रेशनल है, मतलब अतार्किक है बिल्कुल अपने भाई के लिए, है ना, उसको उस पर विचार करता हुआ। मतलब ये अपन बोल सकते हैं कि ओलिवर जो है वो अभी हमें शुरू में पहले एक्ट के पहले सीन में बुरा लगा है डेफिनेटली, लेकिन ये जो सोलिलोक्वी ये शो करती है कि वो मे बी उसमें पॉसिबिलिटी है अभी चेंज होने की, वो चेंज हो सकता है, वो इतना बुरा नहीं है। तो उसमें ये लाइन भी आती है कि माई सोल येट आई नो नॉट वाई हेट्स नथिंग मोर देन ही, कि मेरी सोल पता नहीं क्यों उससे इतना नफरत करती है। इस तरह से एक्ट 1 सीन 1 ख़त्म होता है। एक्ट 1 का सीन 2 शुरू होता है और ये सीन जो है वो ड्यूक फ्रेडरिक का जो कोर्ट है वहाँ का सीन है, फ्रांस से इधर आ गए हम। तो ना अब क्या होता है कि सिलिया जो है और रोसलिंड जो है वो दोनों बैठे हुए हैं, और सिलिया जो है वो रोसलिंड को बोलती है कि तुम खुश रहो, परंतु रोसलिंड बोलती है कि मैं खुश कैसे रह सकती हूँ कि मेरे पिताजी को इस कोर्ट से निकाल दिया गया है। परंतु सिलिया जो है वो कोशिश करती है और उसमें सफल भी होती है रोसलिंड को कन्विंस करने में कि वो अपने पिता यानी कि सिलिया के पिता को ही अपना पिता माने, मतलब अपने चाचा को अपना पिता माने। और ये भी प्रॉमिस करती है कि रोसलिंड जो है वही क्या होगी, इस सिंहासन की क्या बनेगी, एयर बनेगी, उत्तराधिकारी बनेगी। इसके बाद में रोसलिंड जो है बिल्कुल वो ग्रेटिट्यूड से भर जाती है जब वो बोलती है कि तुम ही एयर बनोगी। तो फिर वो बोलती है, सिलिया से पूछती है कि तुम्हारा प्यार के बारे में क्या विचार है। सिलिया उसको बोलती है कि उसको सिर्फ टाइम पास मानती है और किसी व्यक्ति को भी कभी भी सीरियसली प्यार व्यार में नहीं पड़ना चाहिए, और या फिर उसको अपना जो ऑनर है उसको खोने के लिए तैयार रहना चाहिए। मतलब सिलिया का जो विचार है प्यार के बारे में वो क्या है कि प्यार करना ही नहीं चाहिए, बस टाइम पास का तरीका है कि, और अगर कोई सीरियसली प्यार करे तो फिर उसको अपना सम्मान खोने के लिए तैयार रहना चाहिए ना। आगे क्या होता है कि दोनों जो कजिन्स हैं वो भाग्य और प्रकृति के रोल के बारे में जोक्स कर रही होती हैं, मजाक कर रही होती हैं, और भाग्य और प्रकृति के बारे में क्या बात कर रहे होते हैं वो कि वो एक व्यक्ति के दिखने में और उसके चरित्र में, कैरेक्टर में इन दोनों का क्या रोल है, भाग्य का और प्रकृति का। उनका जो कॉन्वर्सेशन है वो बीच में काट दिया जाता है, रोक दिया जाता है टच स्टोन के आने से। टच स्टोन भी कैरेक्टर है, एक जेस्चर है, ये एक तरह से ये बोल सकते हो कि जोकर बोलते हैं इसको अपन। जोकर का मतलब ये नहीं है कि उसने जोकर की ड्रेस पहन रखी है, जोकर का मतलब जो कोर्ट में मस्खरी करता है और लोगों को हंसाने की कोशिश करता है ना। लेकिन टच स्टोन की खासियत क्या है कि इसकी जो डलनेस है ना, वही उसके ह्यूमर का सोर्स भी है। और उसको शेक्सपियर ने क्या बोला है ओरिजिनल लाइन में कि वो सारी विट्स का वेट स्टोन है। वेट स्टोन क्या होता है बच्चों? वेट स्टोन एक ऐसा पत्थर या ऐसा उपकरण होता है जो धारदार चीज़ों को और धारदार बनाने के काम आता है, रगड़ कर, है ना, पत्थर होता है एक तरह से। तो मतलब ये विट्स को शार्पन करने का काम करता है टच स्टोन। उसका जो ह्यूमर है वो कहाँ से आता है? डलनेस से आता है। टच स्टोन के बारे में बात चल रही है। वो सिलिया को बोलता है कि उनके पिता जो हैं वो उसको देखना चाहते हैं, मेन्यू से मिलना चाहते हैं, है ना। और उसके अलावा वो फिर बहुत सारे मस्खरी वाले कमेंट्स करता है। फॉर एग्जांपल वो एक कमेंट करता है कि मूर्ख कभी भी वाइज नहीं माने जा सकते, चाहे वो कितनी भी वाइज बात कर दे, और वाइज हमेशा वाइज ही माने जाएंगे चाहे वो कितनी भी मूर्खतापूर्ण बात कर दे, है ना। ये सब चल रहा होता है, इतने में ही मस्या लब्यू, इसको मस्या बोलते हैं, जो सर का काम करता है, मतलब ये सर हो गया और ये उसका नाम हो गया, जो ड्यूक के दरबारियों में से एक है, वो आता है। और सिलिया, रोसलिंड और टच स्टोन जो है वो अभी क्या है, आपस में उसी तरीके से मस्खरियाँ कर रहे हैं, है ना। वो लब्यू जो है उनको 3 भाइयों के बारे में बताता है ना, जो है सब के सब चाल से रेसल कर रहे थे, मतलब कुश्ती करी और सब हार गए, है ना। और उनके जो पिता थे वो बहुत ही दुखी हो गए ऐसे, है ना। तो रोसलिंड पूछती है कि कोई और भी कुश्ती होने वाली है क्या? और लेब्यू जो है वो आंसर करता है कि हाँ होने वाली है, और बहुत ही जल्दी होने वाली है ना। और जहाँ पर वो खड़े हैं वहीं पे होने वाली है, मतलब कहने का भावार्थ है कि यहीं पे ही कुश्ती होने वाली है एक और। तो ये बातें जो होती हैं। उसके बाद में क्या होता है, नेक्स्ट जो है, जो नेक्स्ट ओपोनेंट है चार्ल्स का, ऑरलैंडो, जो हमारा हीरो भी मान लीजिए आप। हालांकि शेक्सपियर की कॉमेडीज़ में आप याद रखिएगा हमेशा, शेक्सपियर की कॉमेडीज़ में जो प्रोटोगनिस्ट होते हैं, जो मुख्य पात्र होते हैं वो हीरोइंस होती हैं, और ट्रेजेडीज़ में मुख्य पात्र जो होते हैं वो मेल्स होते हैं, हीरो होते हैं। ये शेक्सपियर की खासियत रही है। तो यहाँ पे हमारी जो हीरोइन है वो कौन है? रोसलिन है। तो
ऑरलैंडो जो है वो ड्यूक फ्रेडरिक और चार्ल्स के साथ एंटर करता है और बहुत सारे अटेंडेंट्स भी हैं, और सीलिया जो है वो रिमार्क करती है, बोलती है कि देखो कितना यंग लग रहा है ये। ड्यूक फ्रेडरिक जो है वो कहता है कि भाई तुम्हें तो अपनी जवानी की खातिर, तुम्हें जवानी का वास्ता है, मतलब तुम्हें फ़ाइट नहीं करनी चाहिए। और सीलिया और रोसलिंड को बोलता है कि भाई इसको मनाओ कि ये फ़ाइट ना करे। जो बहनें हैं वो ऑरलैंडो को बुलाती है और उसको कन्विंस करने की कोशिश करती हैं कि वो फ़ाइट ना करे, परंतु जब वो ज़ोर दे के कहता है कि भाई मैं तो फ़ाइट करूँगा, तो फिर वो लड़कियां जो हैं दोनों, सीलिया और रोसलिंड, उसको प्रॉमिस करती हैं कि वो उसको सपोर्ट करेंगी। कुश्ती शुरू होती है ऑडियंस के सामने, और ड्यूक फ्रेडरिक के सामने और बहनों के सामने, चार्ल्स और ऑरलैंडो के बीच में, और चार्ल्स जो उसको उठा के फेंकता है जिससे कि ऑरलैंडो जीत जाता है। ड्यूक फ्रेडरिक बड़ा ही इम्प्रेस होता है किसी भी ऐसे इंसान से जो चार्ल्स को हरा सके, इसलिए ऑरलैंडो से पूछता है कि भाई तुम कौन हो। जब ऑरलैंडो उसको बताता है कि मैं सर रोलैंड डे बॉयज़ का सबसे छोटा बेटा हूँ, तो फ्रेडरिक जो है वो बहुत ही नाखुश हो जाता है। क्यों खुश हो जाता है, नाखुश हो जाता है? क्योंकि डी बॉयज़ जो है वो सीनियर ड्यूक जो था, इसके बड़े भाई जिसको निकाला गया है, उनका सपोर्टर था, है ना, परंतु फिर भी वो ऑरलैंडो की तारीफ करता है। अब जब ऑरलैंडो की आइडेंटिटी के बारे में रोसलिंड को पता लगता है, ऑरलैंडो के फादर के बारे में खासकर, तो वो बोलती है कि अब तो अगर उसे पता होता तो वो और भी ज़्यादा जोर देती कि वो फाइट ना करे, है ना, क्योंकि उनके जो पिता थे, यानी कि रोसलिंड के जो पिता थे, वो सर रोलैंड डे बॉयज़ को बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, है ना। सीलिया और रोसलिंड जो हैं वो दोनों की दोनों ऑरलैंडो को कॉन्ग्रेचुलेट करती हैं और थैंक भी करती हैं। रोसलिंड उसको एक चेन देती है एक रिस्पेक्ट के टोकन के रूप में, है ना, और जिससे कि वो बहुत ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्टेड हो जाता है ना। रोसलिंड और सीलिया जो है वहाँ से चली जाती हैं। देन लिबियो जो है वो आता है और ऑरलैंडो को एडवाइस करता है कि भाई तू यहाँ से चला जा, है ना, क्योंकि उसने ना चाहते हुए भी ड्यूक को क्या कर दिया है, नाखुश कर दिया है चार्ल्स को हराकर, है ना, और क्योंकि वो रोलैंड डे बॉयज़ का बेटा है। ऑरलैंडो उसको धन्यवाद कहता है और पूछता है कि इनमें से ड्यूक की बेटी कौन सी है। लिबियो उसे बताता है कि सीलिया, परंतु वो ये भी बताता है उसको कि ड्यूक फ्रेडरिक जो है वो रोसलिंड के को डिसलाइक करने लगा है, क्योंकि वो बेनिश ड्यूक की डॉटर है ना, और वो ये भी कहता है कि ये डिसलाइक जो है, ये नापसंदगी जो है वो बहुत जल्दी सामने भी लोगों के आ जाएगी। इस तरह से एक्ट फर्स्ट का सीन 2 फिनिश हो जाता है। आगे चलते हैं हम लोग। एक्ट फर्स्ट का सीन 3 शुरू होता है। सीलिया जो है वो रोसलिंड से प्रार्थना करती है कि भाई अपनी चुप्पी तोड़ो, है ना, और वो मजाक भी करती है कि भाई क्यूपिड हम पे मेहरबान हो जाएं कि ये तो एक भी शब्द नहीं बोल रही है। तो मैंने इसकी हिंदी कर दी है, मतलब इसका ये है कि क्यूपिड प्रेम के तीर चलाने वाले जो क्यूपिड्स होते हैं, है ना, वो हम पे दया करें, इसके मुँह से तो एक भी शब्द नहीं निकल रहा है, मतलब उसको चिढ़ा रही है वो कि शायद उसको प्यार व्यार हो गया है। रोसलिंड उसको एक्सप्लेन करती है कि अब वो अपने पिता के लिए ही नहीं बल्कि अपने बच्चे के पिता के लिए भी वरीड है। डिस्टॉर्टमेंट वरीड मतलब वो प्रेम के बारे में बात कर रही है कि वो कैसे उसको ऑरलैंडो से प्यार हो गया है। सीलिया जो है उसको खुश करने की कोशिश करती है जोक्स करके, और जोक कह के ये बोलती है कि उसको अपने अफेक्शन से, जिससे वो प्यार करती है, उससे रेसल करना चाहिए। मतलब क्योंकि ऑरलैंडो रेसलर है तो एक तरह से रेसल उसके लिए भी आ गया, और उसको अपने अफेक्शन से रेसल करना चाहिए, मतलब मतलब कुल मिला के बचे रहना चाहिए एक तरह से। वो उससे पूछती है कि क्या उसका ऑरलैंडो से, है ना, प्यार करना इतना जल्दी नेचुरल है क्या, इजी मतलब पॉसिबल है क्या। रोसलिंड रिप्लाई करती है कि यस इट इज़ पॉसिबल, ऐसा हो सकता है। ड्यूक फ्रेडरिक आता है और रोसलिंड को ऑर्डर करता है कि वो कोर्ट छोड़कर चली जाए, है ना, और उसको वो कहता है कि अगर तुम नहीं गए तो मैं तुम्हें मार दूंगा, अगर उसने माना नहीं तो। वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है और पूछती है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जिससे आप इतना ऑफेंड हो गए, नाराज़ हो गए। ड्यूक जो है उसको रिप्लाई करता है कि वो एक ट्रेटर है ना, दगाबाज द्रोही है, देशद्रोही बोल दीजिए आप चाहे, है ना, और ये काफ़ी बड़ा अपराध है कि वो अपने पिता की बेटी है। रोसलिंड जो है वो कोशिश करती है, हालांकि अनसक्सेसफुली, उसको मनाने की, बोलने की, क्या बोलकर कि ट्रेजन जो है वो इनहेरिट नहीं किया जाता है, मतलब मैं अपने पापा की बेटी हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब मैं भी ट्रेटर हो गई, मैं भी ट्रीजन कर रही हूँ, मैं भी देशद्रोह कर रही हूँ। नाउ क्या होता है, सीलिया ये घोषणा करती है कि अगर रोसलिंड को वहाँ से निकाला गया तो वो भी उसके साथ जाएगी, है ना, और वो रोसलिंड की साइड छोड़ने को कंटिन्यूसली रिफ्यूज़ करती रहती है, मना करती है, मतलब मैं रोसलिंड को छोड़ने वाली नहीं हूँ, ऐसा बोलती है वो। जब ड्यूक फ्रेडरिक वहाँ से चला जाता है ना, तो सीलिया ये प्रपोज करती है
कि वो दोनों भेष बदल लें किसानों का और रोसलिंड के पिता को आर्डन के फॉरेस्ट में ढूंढने के लिए जाएं। रोसलिंड इस बात को मान जाती है, परंतु एक बात नहीं जोड़ती है वो कि वो अपने आप को मैन के रूप में डिस्कस करेगी क्योंकि उसकी हाइट अच्छी है, और अपने आप को नाम क्या देती है वो गैनीमेड। याद रखना, गैनीमेड नाम किसका था? रोसलिंड का। सिलिया जो है वो अपने आप को क्या बोलेगी? एलियना। तो सिलिया का नाम क्या होगा? एलियना। वो एक फीमेल बनेगी किसान, और वो एक मेल किसान बनेगी, और वो टचस्टोन को अपने साथ ले आने का डिसीजन लेते हैं। और सिलिया जो है एक डिक्लेरेशन ऑफ फ्रीडम जो है उसके साथ अपनी जो प्लान है उसको ख़त्म करती है, और उसमें वो क्या बोलती है? अब हम खुशी खुशी जा रहे हैं, हम स्वतंत्रता की तरफ जा रहे हैं, ना कि बैनिशमेंट की तरफ, ना कि निकाले जा रहे हैं। मतलब ये है कि इसको हम ये नहीं मानेंगे कि हमें निकाला जा रहा है, इसको हम ये मानेंगे कि हमें क्या मिल रही है? इंडिपेंडेंस मिल रही है, हमें लिबर्टी मिल रही है। इसी के साथ हमारा एक्ट फर्स्ट जो है वो फिनिश हो जाता है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। माय नेम इज़ मुकेश शर्मा, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एज यू लाइक इट बाय विलियम शेक्सपियर के एक्ट 2 के बारे में। सीन 1 जो है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन है। ड्यूक सीनियर जो है अपने जो लॉर्ड्स हैं उनको एड्रेस कर रहे हैं, जो उनके साथ एग्जाइल में आए हैं, वनवास। थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा बोलने में ना। वो बात क्या कर रहा है? वो एड्रेस करते हुए बोल रहा है कि जो स्वीटनेस, फ्रीडम और सेफ्टी है वुड्स में रहने की, जंगल में रहने की, है ना, जो एनवियस कोट है, जलने वाले लोगों से भरा हुआ कोट है ना, उससे कहीं ज़्यादा अच्छी है। और ये कोट जो है ना वो आर्टिफिशियल है और खाली दिखावे से भरा हुआ है ना। फिर वो क्या करता है? वो नेचर को डिस्क्राइब करता है कि वो लाइफ को नॉरिशमेंट देती है, मतलब लाइफ को बढ़ाने वाली है, नर्चर करने वाली है ना। और वो कुछ बातें बोलते हैं तो आपको याद रखनी है कि पेड़ जो हैं वो बातें करते हैं, बिकॉज दे हैव टंग्स। देयर आर बुक्स इन द रनिंग ब्रूक्स। नदियाँ जो हैं वो बुक्स की तरह हैं, आपको सिखाती हैं। सरमन्स इन स्टोन्स, और स्टोन्स में बहुत सारे जो हैं सरमन्स हैं, मोरल टीचिंग्स हैं, है ना। और हर चीज़ में जो है वो गुड है। लॉर्ड एमियंस जो है वो ड्यूक को इस बात के लिए प्रेज करता है कि उसका ऐसे संकट के समय में भी इतना पॉजिटिव आउटलुक है। और याद रखना कि लॉर्ड एमियंस में लॉर्ड तो लगा हुआ है, लॉर्ड तो है ही है, उसके अलावा ये म्यूजिशियन भी है बहुत अच्छा। और ड्यूक सीनियर जो है वो क्या करता है? सजेस्ट करता है कि उन्हें हिरन का शिकार करने के लिए जाना चाहिए, है ना। और जो पहला लॉर्ड है वो एग्री करता है ना। हालांकि वो ये बात कहता है कि जो मेलंकली जैक है, फ्रेंच में इसको यैक बोलते हैं वैसे, पर अपन इसको जैक बोलेंगे। तो जो दुखी रहने वाला जैक है ना, जो कि ड्यूक के लॉर्ड्स में से एक है, परंतु याद रखना जैक दी बॉयस नहीं, अलग है वो। तो वो बहुत दुखी होता है एनिमल्स को स्लॉटर करने पर, एनिमल्स को किल करने पर, है ना। और उसको हाल ही में पाया गया था रोते हुए, सोबिंग करते हुए, है ना, जब उसने एक बारहसिंगे को जख्मी देखा था। जैक जो है, जो लॉर्ड उसको याद करता है इस बात को कि हंटर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं, किनसे? यूसुर्पर्स से भी, साम्राज्य हड़पने वालों से भी, और टायरेंट्स से भी, मतलब जो तानाशाह होते हैं उनसे भी, है ना। और ड्यूक फ्रेडरिक जो है इन दोनों बातों के लिए यूज़ किया गया है यहाँ पे, क्योंकि वो कहता है कि हंटर्स जो होते हैं वो तो एनिमल्स को उनके रहने की जगह पे मार देते हैं, इसलिए वो ड्यूक फ्रेडरिक से भी बुरे हैं। ड्यूक सीनियर जो है ना, उसकी इच्छा है कि वो उसको थोड़ा कंसोल करे, उसको थोड़ा आराम पहुँचाए। सेकंड लॉर्ड को बोलता है कि उसको जैक के पास लेकर चलें। इसी के साथ ही हमारा सीन फर्स्ट ख़त्म होता है। वी मूव टू द सेकंड सीन। सीन 2 में ड्यूक फ्रेडरिक जो है वो पूछता है अपने लॉर्ड से कि क्या किसी ने उसकी बेटी और भतीजी को देखा है। फर्स्ट लॉर्ड रिपोर्ट करता है कि सीरिया के चैम्बर मेट्स जो हैं, मतलब एक तरह से बोल सकते हो सर्वेंट्स ने उनको बेड पे लेटाया था, मतलब सोने के लिए छोड़ा था पिछली रात्रि को, परंतु सुबह उसका बेड खाली पाया गया। दूसरा लॉर्ड बोलता है कि टचस्टोन जो है वो भी मिसिंग है ना। और हिस्पेरिया जो है, जो सीरिया का ध्यान रखने वाली वुमेन है, एक बार ही नाम आएगा इसका, है ना, उसे लगता है कि लड़कियां जो है वो ऑरलैंडो की कंपनी में हैं, क्योंकि उसने उनको सुना था कि वो किस तरह से किस तरह से ऑरलैंडो के बारे में फॉन्डली बात कर रही थी। ड्यूक फ्रेडरिक जो है वो ऑर्डर करता है लॉर्ड्स को
कि ऑरलैंडो के भाई को ढूंढ के लाएं और उसे भेजें कि वो ऑरलैंडो को ढूंढ के लाए। सीन 2 यहाँ पे फिनिश होता है। वी मूव टू सीन 3। सीन 3 में ऑरलैंडो जो अपने घर में घुसने वाला है, कुश्ती करके आया है वो, है ना, उसको एक बहुत ही लंबी सॉलिड भी सुननी पड़ती है उसके सर्वेंट एडम द्वारा, जो क्या कर रहा है, तारीफ भी कर रहा है और दुखी भी हो रहा है उसके मास्टर के वर्चुअसनेस पर, उसके मास्टर के सद्गुणी होने पर, है ना। वो कहता है कि तुम इतने वर्चुअस क्यों हो, है ना, और तुम इतने जेंटल क्यों हो, इतने स्ट्रांग और वैलियंट बहादुर क्यों हो। और सर्वेंट जो है वो क्या करता है, एलेबोरेट करता है कि ऑरलैंड के जो वर्चूज़ हैं उसको वो ग्रेस के रूप में नहीं परंतु एनिमीज़ के रूप में सर्व कर रहे हैं। और ये है तो सैंक्टिफाइड और होली, मतलब ये एक तरह से धार्मिक प्रवृत्ति की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे पॉजिटिविटी की बात हो रही है, परंतु हैं ये ट्रेटर्स, मतलब आपके गुण हैं तो पॉजिटिव, पर ये आपके लिए ट्रेटर साबित हो रहे हैं। सिंपल भाषा में बोलें तो अपन ये बोल सकते हैं कि आपकी अच्छाई आपके लिए क्या बन रही है, मुसीबत का कारण बन रही है। ऑरलैंडो पूछता है कि भाई बात क्या है। एडम कहता है कि ऑरलैंडो जो है वो अपने घर में एंटर नहीं कर सकता क्योंकि उसका भाई अंदर है। ओलिवर जो है ऐसा लगता है कि उसने ऑरलैंडो की जीत के बारे में सुन लिया है रेसलिंग मैच में, और उसको ऐसा लगता है कि अब वो ऑरलैंडो का घर जलाने वाला है ना, उसको मारने के उद्देश्य से। एडम जो है वो ये कहता है जोर देके कि ऑरलैंडो को वहाँ से चले जाना चाहिए, परंतु ऑरलैंडो कहता है कि ऑरलैंडो जो है उसको पता नहीं है कि जाना कहाँ है ना, और बहुत ही निराशापूर्वक तरीके से वो क्लेम करता है कि वो अपने भाई को फेस करेगा एक भिखारी का जीवन जीने की बजाय। इस पर एडम जो है वो अपने मास्टर को जितनी भी सेविंग उसने आज तक की हैं, जो कि 500 क्राउन्स की हैं, वो उसको देने को राजी हो जाता है, देने का ऑफर करता है ना, और कहता है कि वो उसका नौकर बन के रहेगा एग्जाइल में, बनवास में। वो ये भी कसम खाता है कि उसने आज तक कभी शराब नहीं पी अपनी जवानी में, है ना, मतलब ज़्यादा नहीं पी, सॉरी, इसलिए वो स्ट्रॉन्गर है जितना उसकी ओल्ड एज उसको दिखा रही है उससे, मतलब वो स्ट्रॉन्गर है। वो कहता है कि वो सारे काम करेगा जो एक यंगर सर्वेंट या यंगर आदमी कर सकता है उसके लिए, मतलब वो उसके साथ जाना चाहता है, कहने की बात है। ऑरलैंडो जो है वो एडम की जो एथिक्स है उसकी सर्विट्यूड की, उसकी नौकरी की, उसको प्रेज करता है कि वो ड्यूटी को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता है पैसे की तुलना में। और ये भी कहता है कि ये पुराने समय में ये ऐसा एटीट्यूड जो था वो लोगों का ज़्यादा कॉमन था, है ना, मॉडर्न टाइम्स की तुलना में, है ना। और ऑरलैंडो कहता है कि आज के टाइम में क्या होता है, ये बहुत ही कॉमन है कि एक आदमी काम करता है किसके लिए, पब्लिक रिकॉग्निशन के लिए, प्रमोशन के लिए, है ना, लोग उसको जाने और उसका प्रमोशन हो, पैसा वगैरह उसको मेरे पद मिले। और जब वो एडम के वर्क एथिक्स को प्रेज कर रहा होता है तो ऑरलैंडो उस पर दया भी करता है ना, और वो कह रहा है कि वो एक ऐसे सड़े हुए पेड़ को सही करने की कोशिश कर रहा है ना, जिसमें कोई भी फूल या फल नहीं खिलेगा, है ना, और उसके पेन और उसकी जो देखभाल है, उसका जो दर्द और दुख, उसकी देखभाल जो है उसको फ्रूट नहीं मिलेगा, मतलब एडम को। फिर भी वो एग्री हो जाता है एडम को अपने साथ ले आने में, अपने बैनिशमेंट में, अपने अबैंडनमेंट में, अपने एक्साइल में। एडम जो है वो ऑरलैंडो को फॉलो करने का कसम खाता है हमेशा के लिए, और अपने उस कोर्ट से अपना जो डिपार्चर है, निकलना है उसका, उस पर वो सोचने लग जाता है, जहाँ पे उसने जब वो 17 साल का था तब से वो नौकरी कर रहा था, है ना। वो ये भी विचार करता है ना, कि उसके लिए बहुत देर हो चुकी है अब किसी नई एम्बिशन या किसी नई यात्रा पे जाने के लिए, है ना, परंतु वो अपने मालिक की सेवा में मरना पसंद करेगा। इसी के साथ सीन 3 खत्म होता है एंड वी मूव टू सीन 4। ये सीन जो है वो शुरू होता है, ओपन होता है रोज़ेलिंड के साथ, जो कि अब गैनीमेड बन चुकी है ना, बन चुका है व्हाटएवर, है ना, और वो एंजॉय कर रही है, और टस्टोन जो है वो अपनी थकी हुई टांगों की शिकायत कर रहा है। रोज़ेलिंड भी एडमिट करती है इस बात को कि वो भी थकी हुई है, परंतु क्योंकि वो एक पुरुष का डिस्गीज करके बैठी हुई है तो उसे स्ट्रॉन्ग और अनटायरिंग अपने आप को दिखाना पड़ेगा। टस्टोन इस बात पे एक बहुत ही ह्यूमरस बात कहता है कि वो आर्डन में और भी ज़्यादा फुलिश लग रहा है जितना वो कोर्ट में था, परंतु ये डिटरमिन करता है कि ट्रैवलर्स जो होते हैं उन्हें संतुष्ट रहना चाहिए, उन्हें मतलब शिकायतें नहीं करनी चाहिए। इससे आगे एक यंग मैन और एक ओल्ड मैन है। यंग मैन सिल्वियस है और ओल्ड मैन कोरिन है, दोनों ही शेफर्ड्स हैं, है ना। वो प्रवेश करते हैं, एक बहुत ही सीरियस और गंभीर उनमें वार्तालाप हो रही है। सिल्वियस कह रहा है कि कोरिन जो है वो समझ नहीं सकता कि सिल्वियस कितना डीपली प्यार में है ना। सिल्वियस कोरिन से पूछता है कि
कितने जो फुलिश चीज़ें उसने की हैं आउट ऑफ लव, प्यार के कारण। और कोरिन कहता है कि हज़ारों की हैं परंतु मैं भूल गया हूँ, मुझे याद नहीं है। सिल्वियस जो है एक पोइटिक मोनोलॉग समझते हैं आप, खुद जो अकेला व्यक्ति गाता है, वो शुरू करता है और कोरिन को अक्यूज़ करता है कि उसे अगर याद नहीं है ना कि उसने प्यार में क्या क्या मूर्खताएँ की हैं, है ना, या फिर उसने क्या क्या ट्रेट शो किए हैं लव के, तो तुमने प्यार किया ही नहीं है, क्योंकि प्यार के मूर्खताएँ याद होनी चाहिए। वो कंक्लूड करता है ये जो नाम है फीबी, है ना, 3 बार ये नाम वो लेता है। आपको मैंने कैरेक्टर में बताया था कि फीबी एक बहुत ही प्राउड शेफर्ड्स है, भेड़ बकरी चलाने वाली है पर प्राउड है। इस पर रोसलिन और टचस्टोन दोनों ही जो है मूव हो जाते हैं सिल्वियस की स्पीच पे, है ना, जो उन्होंने सुन ली है। टचस्टोन जो है अपने पुराने प्यार को याद करता है जिसका नाम था जेन स्माइल, याद रखना, और ये कहता है कि ऑल इज़ मोर्टल इन नेचर, प्रकृति में सब चीज़ें मोर्टल हैं। सो इज़ ऑल नेचर इन लव मोर्टल इन फोली, तो क्या फोली में, मूर्खता में या मूर्खता करने में, है ना, प्यार के अंदर जो नेचर है वो सारी की सारी मोर्टल है। कहने का मतलब ये है इस लाइन का कि नेचर जो है वो मोर्टल है, ख़त्म होना है सबको। और यहाँ पे ह्यूमंस को रेफर करके बोला जा रहा है, जैसे शेक्सपियर जो है वो एक्सटर्नल नेचर की बात नहीं करता था, ह्यूमन नेचर की बात करता था, वैसे यहाँ पे ह्यूमन नेचर की बात हो रही है ना। तो क्या प्यार के अंदर जो मूर्खता होती है उसमें वो भी प्यार के अंदर जो मूर्खता होती है या प्यार मूर्ख जो होता है वो भी मोर्टल है? मतलब ये है कि नेचर, जब ह्यूमन नेचर मोर्टल है तो उसके अंदर होने वाला प्यार भी मोर्टल है क्या, ये बात वो बोलते हैं। फिर सिलिया की रिक्वेस्ट पे रोसलिन जो है वो कोरिन के पास जाता है मतलब इस वक्त, और वो पूछता है कि क्या उसके पास सिलिया के लिए कोई खाना है क्या, जो भूख से बेहोश हुए जा रही है। कोरिन दुख से कहता है कि उसके पास, वो तो बेचारा एक छोटा सा शेफर्ड है, एक बहुत ही बुरे एम्प्लॉयर का, परंतु वो उनको, रोसलिन को अपने शिप कॉटेज में बुलाता है और पास्चर में बुलाता है जो अब बिकाऊ हैं। रोसलिन और सिलिया जो है क्या करते हैं, ऐसे ही अचानक से कोरिन को ऑर्डर देते हैं कि वो कॉटेज खरीद ले, वो पास्चर भी खरीद ले और फ्लॉक भी खरीद ले उनके लिए, उनके पैसे से, वो बहुत ही खुशी खुशी तैयार हो जाता है। इसी के साथ एक्ट 2 का सीन 4 ख़त्म हो जाता है। एक्ट 2 सीन 5 में आते हैं हम। एमियंस जो कि म्यूजिशियन है आता है, वो एक नेचर के प्रति जो है ओड गा रहा है ना, जो क्या कहता है, कम हाइदर बुलाता है सबको, है ना, ग्रीनवुड ट्री में। येक जो है वो बार बार उसको कहता है, प्रार्थना करता है कि भाई तुम गाते रहो, है ना, एमियंस की वार्निंग के बावजूद भी कि भाई तुम इस गाने को सुन के दुखी हो जाओगे। और वो कहता है कि भाई वो तो किसी भी गाने से दुख को खींच के निकाल सकता है, वो नेचर से दुखी है तो टेंशन मत, तो तुम गाओ। परंतु गाना ख़त्म करने से पहले एमियंस जो है वो मेंशन करता है कि ड्यूक सीनियर जो है वो जेक को ढूंढ रहा है पूरे दिन से, और जेक कहता है कि वो उसको अवॉइड कर रहा है, मतलब जानबूझ के उसको मिल नहीं रहा है। जेक जो है वो एमियंस को एक पोएम देता है जो उसने लिखी है, जो एक ऐसे आदमी के बारे में है जो अपनी सारी धन दौलत को छोड़कर मूर्खों के बीच में रहने के लिए चला जाता है। एमियंस इसको गाता है जोर से, है ना। इट इंक्लूड्स द वर्ड डकडम, इसमें एक वर्ड है डकडम जो 3 बार आता है, डकडम डकडम डकडम, है ना, और ये नॉनसेंस वर्ड है वैसे तो ऐसा लगता है कि वो इन्वेंट किया गया वर्ड है, हालांकि ये क्लेम करता है कि ये ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि सर्कल्स में फूल्स का घूमना। येक और एमियंस जो हैं वो अलग अलग चले जाते हैं। जो पहले वाला है वो तो रेल अगेंस्ट द फर्स्ट बोर्न ऑफ इजिप्ट, ये याद रखना आप कि ये तब बोलता है वो जब उसको नींद नहीं आती है। तो नींद का कनेक्शन क्या है इससे, फर्स्ट बोर्न ऑफ इजिप्ट वो बेड पे सोया करते थे और बाकी लोग नीचे सोया करते थे, तो वो शायद मे भी वो ये कहना चाह रहा है कि कोई मुझे बता दे सोने का तरीका क्या है, जैसे ये लोग सोया करते थे। और दूसरे वाला जो है वो ड्यूक को ढूंढने के लिए चला जाता है। इस तरह से एक्ट 5 जो है वो फिनिश हो जाता है। वी इंटर इनटू सीन 6। और लैंडो और एडम जो है फॉरेस्ट में एंटर करते हैं, तो एडम जो है वो कंप्लेन करता है कि वो आगे नहीं जा पाएगा और भूख से मर जाएगा। और लैंडो उसको उठाने की कोशिश करता है, उसकी स्पिरिट्स को उठाने की कोशिश करता है और एडम को ऑर्डर करता है कि कम से कम तब तक तो वो बना रहे जब तक वो कुछ लेके आता है उसके खाने के लिए। और इसी तरह से सीन 6 ख़त्म हो जाता है। सीन 7 में ड्यूक सीनियर जो है कि वो किसी के बारे में बोल रहा है, किसी व्यक्ति के बारे में कि वो शायद वो जानवर बन गया है क्योंकि वो कहीं मिल नहीं रहा है ना।
और वो अपने लॉर्ड्स को ऑर्डर दे रहा है कि वो ढूंढ के लाएं। और वो आदमी कौन है? जैक। वो आता है और एक मूर्ख के बारे में बताता है जिसे वो जंगल में मिला, जिसने क्या कहा, जिसने समय गुजरने को फिलोसफाइज कर दिया था, फिलोसफी बना दी उसकी, है ना। और क्या कहते हुए, ये कहते हुए कि हम देख सकते हैं कि किस तरह से वर्ल्ड जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है दिन ब दिन, है ना, घंटे दर घंटे, है ना। हम पकते जा रहे हैं आवर टू आवर और हम अंत में सड़ जाते हैं, है ना। और वो उस फूल के बारे में बहुत ही प्रेम पूर्वक बता रहा है, मतलब समय के बीतने को। ये जो है कंक्लूड करता है अपनी खुद की विश डिक्लेयर करते हुए कि वो एक फूल बनना चाहता है और उसकी एक एम्बिशन है कि उसका एक पास एक मोटली कोट हो, रंग बिरंगा कोट हो फूल्स वाला। और वो कहता है कि जब वो फूल बन जाएगा तो ड्यूक सीनियर को अभी भी उसके फूल बनने के बाद भी जैक को वाइज मानना चाहिए और जैक को लिबर्टी देनी चाहिए बोलने की, जो भी वो बोलना चाहे, जिससे भी वो बोलना चाहे, जैसे कि सारे फूल्स होते हैं। जैक जो है वो ड्यूक से कहता है कि वो उसको अलाउ करे कि वो एक फूल का रोल प्ले करे, है ना। और इसके बदले में वो क्या कहता है कि वो ड्यूक की फाउल बॉडी जो हो गई है इन्फेक्टेड वर्ल्ड से, इस वर्ल्ड की बुराइयों से जो ड्यूक की बॉडी फाउल हो गई, बुरी हो गई है, वो ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म से उसको सही कर देगा, मतलब क्रिटिसिज्म करके उसके अंदर के दोषों को ख़त्म कर देगा। ड्यूक सीनियर जो है वो जैक को क्या कहता है, हिपोक्रिटिकल बोलता है ना। क्यों? क्योंकि वो दूसरों के पाप तो गिना रहा है परंतु अपने पापों के बारे में बात नहीं कर रहा है ना। उसके बाद जैक क्या करता है, ये क्या करता है, प्राइड के बारे में बोलता है। कहता है कि ये प्राइड जो होता है वो खुद को ख़त्म करने वाला एक ट्रेट है, एक गुण है या अवगुण है ना। और वो कहता है कि उसके क्रिटिसिज्म उन लोगों को कोई हार्म नहीं करेंगे जिनके बारे में वो इनएक्यूरेट है। मतलब अगर मैं किसी को का गलत क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ तो उसको फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए, और अगर मैं किसी का सही कर रहा हूँ क्रिटिसिज्म तो फिर वो तो उनको अपने रोंग को सही करने का मौका देगा। मतलब ये है इसका कि अगर मैंने किसी का क्रिटिसिज्म गलत किया जो नहीं है उसमें बुराई, तो उसको फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए, और अगर मैंने किसी का क्रिटिसिज्म सही किया तो उसको वो सुधरने का मौका देगा। इसी बीच ओरेंडो एंटर करता है और वो ऑर्डर करता है कि कोई खाना नहीं खाएगा, तलवार निकाल लेता है और फूड मांगता है। ड्यूक सीनियर और जैक जो हैं थोड़ा सा हक्के बक्के हो जाते हैं और ड्यूक सीनियर कहता है कि क्या ये जो इंट्रूडर है, मतलब ओरेंडो है, वो टेंशन में है या फिर बेचारा है ही पुअर मैनर्ड, है ना, किसी ने सिखाया नहीं इसको। मैंने ओरेंडो जो है खाना मांगता रहता है और उनके आंसर्स को बहुत ही वो सिविल तरीके से, मतलब बहुत ही सभ्य तरीके से देते हैं, उनको वेलकम करते हैं और टेबल पर बुलाते हैं। और इस तरह से ओरेंडो को शर्मिंदगी का महसूस होती है ना, इतना अनसिविल होने के लिए। वो माफ़ी मांगता है, वो कहता है कि उसने माना था ऐसा कि वुड्स में रहने वाले, जंगल में रहने वाले सारे लोग जंगली ही होंगे, इसलिए उसने तलवार निकाल ली थी, है ना। और वो कहता है कि दुखी होता है, मतलब वो, और कहता है कि जो ये मैन है वो किसी ज़्यादा सिविलाइज सोसाइटी में रहे होंगे और शायद चर्च में गए होंगे, है ना, इसलिए उसकी जो ये रिन्यूड जेंटलनेस है उसको वो उसके कंपेंसेशन के रूप में मानेंगे जो उसने मिसबिहेवियर किया था। मतलब आप लोग जो हैं चर्च जाने वाले हो, आप लोग सभ्य सोसाइटी से हो, तो मैं आपको माफ़ी मांगता हूँ, तो शायद ये माफ़ी मेरी आप स्वीकार कर लेंगे मेरे मिसबिहेवियर के कारण, जो मैंने मिसबिहेवियर के बाद, सॉरी। ड्यूक सीनियर जो है वो कहता है कि वो उन्होंने अच्छे दिन देखे हैं, वो चर्च को भी गए हैं और उसकी माफ़ी को वो स्वीकार करते हैं और उसकी ज़रूरतों को पूरा करने की वो क्या करेंगे, आशा रखते हैं। ओरेंडो कहता है कि क्या वो 1 मिनट के लिए, 1 क्षण के लिए वेट कर लेंगे अपने खाने को खाने से पहले। वो अपने ओल्ड सर्वेंट को जब तक लेके आता है तो ड्यूक उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। ना ड्यूक सीनियर और जैक जो हैं वो क्या कहते हैं कि उनकी जो हैप्पीनेस है वो बहुत सारे लोगों की हैप्पीनेस से मिलती है, अनहैप्पीनेस सॉरी, उनका दुख बहुत सारे लोगों के दुख से मिलता है। ड्यूक सीनियर जो है वो लाइफ को थिएटर से कंपेयर करता है ना, और कहता है कि हमें कितने सारे दुख भरे रोल प्ले करने पड़ते हैं। और ये जो है इतने में वो फेमस सॉलिडक्वी आती है, फेमस जो मोनोलॉग आता है, कौन सा, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, आपने सबने पढ़ा होगा, मैंने बताया भी था आपको, है ना, और एक वीडियो भी डाल रखा है मैंने, इस पर आप देख सकते हैं। तो और बताता है कि किस तरह से एक आदमी जो है अपनी लाइफ टाइम में एक बच्चे का, स्कूल जाने वाले लड़के का, लवर का, सोल्जर का, जस्टिस का, ओल्ड मैन का रोल प्ले करता है।
ऑरलैंडो और एडम रिटर्न करते हैं और एमियंस जो है म्यूजिशियन वो गाना गाता है, एक डिप्रेसिंग सॉन्ग गाता है। किसके बारे में? निर्दयता के बारे में, है ना, और आदमी का जो इनग्रेटिट्यूड है ना, कृतज्ञता की कमी, उसके बारे में, और जिसको कृतज्ञता बोलते हैं शायद, और प्यार और मित्रता की मूर्खता के बारे में वो बताता है। ड्यूक सीनियर जो है वो ऑरलैंडो को पहचान लेता है, सर रोलैंड डे बॉयस का बेटा, और ऑरलैंडो को बताता है कि वो उसके पिता को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और उसको और भी ज़्यादा वेलकम करता है, अपनी केव में लेके जाता है और उसे कहता है कि अपनी कहानी सुनाए। और इसी के साथ हमारा ये एक्ट जो है वो फिनिश हो जाता है, एक्ट 7, और सॉरी एक्ट 2 फिनिश हो जाता है सीन 7 के साथ ही। तो बाकी बातें करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। दैट विल बी ऑल, थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। माय नेम इज़ मुकेश शर्मा और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं एज यू लाइक इट। एक्ट 3 हम बिगिन करने वाले हैं, सीन फर्स्ट। ड्यूक फ्रेडरिक जो है वो ओलिवर को ये निर्देश देता है कि वो ऑरलैंडो को ढूंढे, चाहे वो कहीं भी हो, है ना, और वो उसको कहता है कि अगर ओलिवर ऑरलैंडो को ढूंढ के नहीं लाया है उसके पास, चाहे जिंदा चाहे मुर्दा, 1 साल के अंदर अंदर, तो उसके सारी ज़मीन और सारी जो जायदाद है वो उसको हड़प लेगा, उसको अपने कब्जे में कर लेगा। ओलिवर भी उसको प्रॉमिस करता है कि वो भी, उसका हार्ट भी जो है वो यही चाहता है, मतलब वो भी अपने भाई से बहुत क्या करता है, नफरत करता है, उससे प्यार नहीं करता है। ड्यूक फ्रेडरिक इस बात पे उसको और भी ज़्यादा बड़ा विलन कहता है ना, और कहता है कि उसके स्टेट का जो उसका साम्राज्य बोल दो या उसका स्टेट बोल दो, उसका ध्यान जो है उसके ऑफिसर रखेंगे जब वो अपने काम पे गया होगा। इसके साथ ही सीन फर्स्ट जो छोटा सा है बहुत ही ख़त्म हो जाता है। मूव टू सेकंड सीन। ऑरलैंडो जो है अपनी खुद की लिखी हुई पोइट्री जो है पेपर पे जो उसके हाथ में है पढ़ रहा है वो, है ना, और वो बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल इमोशनल पोइट्री है, और जिसमें वो किसको अलूड कर रहा है, किसको मेंशन कर रहा है, क्वीन ऑफ नाइट, जिसका नाम है डायना, हंट्रेस डायना ना, याद रखना, है ना। और उसमें वो क्या करता है, मून को एक बहुत ही बहुत ही पीला सा, बहुत ही फीका सा गोला मानता है आकाश में, है ना, और फिर वो क्या करता है, ये एक तरह से रिजॉल्व करता है अपने मन में कि वो रोसलिंड के बारे में हर पेड़ पर इस जंगल के पोइट्री चिपका देगा या लिख देगा, या जो कागज़ है वो उन पे लगा देगा पोइट्री से भरे हुए, है ना। इस पोइम को जो वो पढ़ना ख़त्म करता है, जो अपने उसके हाथ में है ना, तो उसके बाद क्या करता है, वो भागता है मतलब दौड़ने लगता है, और जितने भी उसकी पोइट्री के पेजेस हैं वो पूरे जंगल में लगाने लग जाता है वो। एंड देन उसके बाद क्या होता है, टचस्टोन और कोरिन एंटर करते हैं, और कोरिन जो है टचस्टोन से पूछता है कि क्या उसको ये गडरिया का जीवन, शेफर्ड की लाइफ पसंद आई। जो टचस्टोन है, जो फूल है, मतलब वो आंसर कर देता है कि हाँ भाई मुझे पसंद आई, परंतु फिर वो कुछ इक्विवेट, मतलब थोड़ी सी द्विअर्थी बातें जिनका मीनिंग क्लियर ना हो बोलने लगता है। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि ये यहाँ पर एकांत है, ये बात अच्छी है बहुत ही, परंतु ये बहुत ज़्यादा ही प्राइवेट है, ये बहुत ही व्यर्थ या बेकार लाइफ है ना। तो जब कोरिन से वो पूछता है कि तुम्हारी भी कोई फिलॉसफी है क्या तुम्हारी खुद की, मतलब लाइफ के बारे में, तो कोरिन जो है वो बहुत ही सिंपल से तरीके से बातों को रखता है कि जैसे जैसे कोई बहुत ज़्यादा बीमार होने लगता है वैसे वैसे ही उतना ही उसको क्या होता है, जो आराम है वो कम मिलना शुरू हो जाता है। मतलब सिंपल सी बात, जब कोई बीमार होता है तो उसको आराम मिलना कम हो जाता है। तो मतलब जो कोरिन है उसकी फ़िलासफ़ी भी बिल्कुल उसकी तरह सिंपल है ना, कुछ ज़्यादा डीप बात नहीं है टचस्टोन की तरह। देन टचस्टोन जो है कोरिन को बोलता है कि तुम तो डैम्ड हो, तुम तो बिल्कुल श्रापित ही हो एक तरह से, क्योंकि तुम कभी कोर्ट में नहीं जिए हो, है ना। और फिर वो कहता है कि कोरिन जो है उसने गुड मैनर्स, जो एटिकेट्स वगैरह नहीं सीखे हैं, इसलिए उसके जो तौर तरीके हैं बहुत ही दुष्टता से भरे हुए हैं, और दुष्टता जो है वो एक तरह का पाप है। टचस्टोन और कोरिन जो है वो क्या करते हैं, कोर्ट मैनर की ज़रूरत को गाँवों में या जंगल में, और जंगल के मैनर्स की ज़रूरत को कोर्ट में, इसके बारे में बातें करते हुए फालतू की बढ़ते रहते हैं आगे। और फिर उसके बाद में खासकर जो टचस्टोन है वो क्या कहता है कि शेफर्ड्स जो हैं उनको भी क्या है, एक दूसरे का हाथ किस करने की जो एटिकेट है वो अपनाना चाहिए, क्योंकि ये कोर्ट के जो लोग हैं उनका, जो खासकर पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, उनका तरीका है। कोरिन कहता है कि मैं तो खुश हूँ भाई सिंपल सी लाइफ जी के, है ना, और अपने जो भेड़ की बच्चियाँ और भेड़ें हैं, भेड़ों के बच्चे हैं, जो इसको यू बोलते हैं ना, यू, इसमें ई साइलेंट होता है, पता नहीं क्या क्या साइलेंट होता है, इसको बस यू बोलते हैं, और एस लग गया तो यूज़,
YOU वाला यू होता है, वही उच्चारण है इसका। और यहाँ पर जब वो कहता है कि वो खुश है भेड़ बकरियों की देखभाल करके, उस पर भी टस्टन उसको क्रिटिसाइज करता है। तो वो कहता है कि ये भी एक पाप है ना, कि आप जानवरों को फोर्स्ड कॉपुलेशन करवाते हैं। कॉपुलेशन का मतलब मेटिंग है ना, सेक्सुअल एक्टिविटी, ये भी एक पाप है। रोसलिन जो है, जो गैनीमेड की ड्रेस में है, मतलब मेयर बनी हुई है, वो एंटर करती है और ओरलैंडो की एक पोइम पढ़ रही है जो उसने एक पेड़ से उतारी है और अपने हाथों में पकड़ रखी है। टस्टोन जो है वो उस पोइम को सुनता है और उसकी राइम को तुकबंदी करने के लिए, मतलब मूर्खतापूर्ण है ना, 6 सेंसलेस और बहुत ही बुरी तरह से मीटर्ड कपलेट हैं, वो रोसलिन के बारे में बोलता है। टस्टोन जो है ओरिजिनल पोइम की इंसल्ट करता है और जिसपे रोसलिन को क्या होता है, बहुत ही गुस्सा आता है। इसी दौरान सीलिया एंटर करती है और एक और जो उसके हाथ में पोइम है, जो जिसमें रोसलिन को बताया गया है एक मिश्रण, मतलब किसका, ये कुछ औरतों के नाम हैं। हेलेन जानते हो आप, ग्रीस की थी। क्लियोपेट्रा जो है मिस्र की क्वीन थी, ब्यूटीफुल। एटलांटा जो है गॉडेस ऑफ हंटिंग मानी जाती है। और लुक्रेशिया भी जो है रोम की एक बहुत ही सुंदर फीमेल थी, नोबल वुमेन थी, हालांकि उसका रेप किया गया था। बट ऑल ऑफ दीज 4 आर वर वेरी ब्यूटीफुल, है ना। तो रोसलिन को इन सब का मिश्रण बताता है ना। सीलिया की रिक्वेस्ट पे टस्टोन जो है वो कॉरिन के साथ चला जाता है ताकि सीलिया और रोसलिन बात कर सकें। सीलिया जो है रोसलिन को बताती है कि उसे पता है कि ये पोइम्स बैडली रिटन पोइम्स खासकर किसने लिखी हैं, किसकी हैं। रोसलिन बहुत ही अधीर है जानने के लिए, परंतु सीलिया उसे टीज करती है और डायरेक्टली नहीं बताती, उसे बोलती है कि वंडरफुल, बहुत ही वंडरफुल इंसान है। और फाइनली जो उसका नाम जो है क्या बताती है, ऑरलैंडो, है ना। रोसलिन इस न्यूज़ द्वारा बहुत ही एक्साइटेड होती है और सीलिया से बहुत सारे क्वेश्चन पूछती है कि उसे कैसे पता लगा कि ये उसके द्वारा लिखी गई हैं। सीलिया जो है बताती है कि उसने ऑरलैंडो को एक पेड़ के नीचे बैठे हुए देखा था। एक हंटर की ड्रेस उसने पहन रखी थी, शिकारी की ड्रेस उसने पहन रखी थी। रोसलिन बोलती है कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वो उसके हार्ट को हंट करने आया है ना। फिर वो माफ़ी मांगती है कि वो बीच में बार बार बोल रही है सीलिया के, क्योंकि वो भी एक औरत है, एक औरत की तरह जब उसका मन करे उसको बोलना चाहिए। मतलब ड्रेस तो भले ही वो उसने डिस्गीज कर रखी है, भले ही उसने बेस बदल रखा है एक आदमी का, लेकिन है तो औरत ही। ऑरलैंडो और जैक एंटर करते हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं। जैक जो है वो रोसलिन के नाम को की इंसल्ट करता है क्योंकि उसने पोइम्स जो है सारी रोसलिन के लिए लिखी हुई हैं, और वो कहता है कि प्यार में होना सबसे बड़ा गुनाह है या थोड़ा पाप है या कमी है, एक तरह से आप बोल सकते हो। वो कहता है कि वो एक मूर्ख की तलाश कर रहा था जब उसे ऑरलैंडो मिला, मतलब ऑरलैंडो मूर्ख है। ऑरलैंडो उसको बोलता है कि अगर आपको मूर्ख को ढूंढना ही है ना, तो आप क्या करो, उस नदी में, छोटी नदी जो बह रही है उसमें देखो। परंतु जैक जो है वो स्ट्रिक को समझ जाता है क्योंकि वो अपना चेहरा देखने वाला है उसमें, तो वो करता नहीं है ऐसा। जब दोनों आपस में, दोनों आदमी जो हैं वो पार्ट होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं, तो जैक ऑरलैंडो को सीनियर लव, मिस्टर लव, है ना, और ऑरलैंडो जैक को मिस्टर मोन्सियोर मेलंकली, मतलब मिस्टर दुख वाला बोलता है। तो ये इस तरह से दोनों अलग हो जाते हैं। वो रोसलिन जो है अभी भी जो गैनीमेड बनी हुई है, वो आती है ऑरलैंडो के पास और पूछती है कि टाइम क्या हुआ है। जब वो कहता है कि उसे टाइम नहीं पता क्योंकि वहाँ पे कोई घड़ी नहीं है, तो रोसलिन जो है वो तुरंत उत्तर देती है कि एक लवर जो है वो टाइम बताने के लिए, मतलब उसको घड़ी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक सच्चा लवर जो है वो हर मिनट एक आह भरता है और हर आवर जो है वो ग्रोन कराता है ना। तो मतलब उसको घड़ी की ज़रूरत नहीं है एक तरह। ये एक्चुअली ये इसको आप लिटरली नहीं लेंगे कि वो वास्तव में हर मिनट में आह भरता है। कहने का मतलब ये है कि एक लवर जो है उसको टाइम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको हर मिनट आह भरनी है और हर घंटे उसको कराहना है दुख के मारे। ऑरलैंडो इस बात पे डाउट करता है रोसलिन पे कि क्योंकि वो एक ग्रामीण गडरिया बना हुआ है, तो उसके पास बोलने का इतना तरीका जो है वो गांव में उसने सीखा हो, इस बात पे उसको डाउट होता है बहुत। परंतु फिर वो तुरंत क्या कहती है कि उसके एक बहुत ही अच्छे बोलने वाले और धार्मिक अंकल हैं जिससे उसने सीखा है। और फिर वो एक तरह से साइकोलॉजिकली प्रेशराइज हो जाती है और कहती है कि थैंक गॉड वो एक औरत नहीं है, क्योंकि औरतों के अंदर जो बुराइयां होती हैं उसके अंकल ने बताई हैं, उससे वो बच गई है सामने से, है ना। रोसलिन उसके बाद क्या कहती है कि जो पेड़ों पे जो कविताएं लिखी हुई हैं, है ना, उनके बारे में बात करती है वो। और वो कहती है कि मेरी इच्छा है कि मैं उस व्यक्ति से मिलूं और उसको एडवाइस करूं, उस कवि को जो बेचारा प्यार में बिल्कुल बह रहा है ना।
ऑरलैंडो जो है वो ये स्वीकार करता है कि वो वही कवि है। हालांकि रोसलिन जो कि अभी गैनीमेड है ना, पहले तो ये दिखावा करती है कि मतलब उसको डाउट है कि ऑरलैंडो ने ही वो पोइम्स लिखी हैं, है ना, क्योंकि वो सुनना चाहती है कि वो ऑरलैंडो जो है वो कितना प्यार करता है रोसलिन से। फिर उसके बाद में वो दिखावा करती है इस बात का कि हाँ ठीक है, वो मान जाती है कि वही ऑरलैंडो है। फिर उसको इस पागलों वाले प्रेम से उभारने के लिए, सही करने के लिए वो क्या कहती है, उसको ऑफ़र देती है। ऑरलैंडो को वो कहती है कि उसको इमेजिन करना चाहिए कि वो उसकी रोसलिन ही है, मतलब है तो वो लड़का बना हुआ, लेकिन वो कहती है कि तुम मुझे अपनी प्रेमिका मानो, है ना, और मुझे वू करने की मतलब पटाने की कोशिश करो। और वो एक बहुत ही मूडी और दिखावा करने वाली और बिल्कुल जिसको चाहा नहीं जाए वैसी लड़की होने का नाटक करेगी। ये तरीका जो है वो क्लेम करती है कि पहले भी बहुत सारे लोगों को उनके प्यार भरे पागलपन से प्योर पागलपन पे और फिर बिल्कुल सही करने में हेल्पफुल रहा है। मतलब ये है कि इसका सिंपल भाषा में कि इस तरीके से उसने बहुत सारे लोगों का जो पागलपन का प्यार था वो पहले पागलपन वाले प्यार से पागलपन पर आ जाते हैं और उसके बाद में वो ठीक हो जाते हैं, बिल्कुल एकदम जैसे कोई मोनास्ट, मतलब जैसे कोई साधु वाधु होता है ना, मतलब प्रेम जो फिजिकल प्रेम को पसंद नहीं करते हैं, वैसा बनाने में ये तरीका बड़ा ही हेल्पफुल हुआ है आगे भी। ऑरलैंडो इस बात पे इस तरीके पे सहमत हो जाता है ना। और जो तरीका जो है, इस तरीके की शुरुआत कहाँ से होती है कि वो उसको गैनीमेड को रोसलिन पुकारे, एक्चुअली रोसलिन ही है वो, और रोसलिन को वो रोसलिन पुकारे अपनी प्रेमिका मानते हुए। इस तरह से हमारा जो एक्ट 3 सीन 3 है वो ख़त्म, सीन 2 जो है वो ख़त्म हो जाता है। एक्ट 3 सीन 3 शुरू होता है। टस्टोन जो है एक बकरियों की देखभाल करने वाली लड़की है, ऑड्रे उसके साथ प्रवेश करता है और वो अपने आप को ओविड से कंपेयर करता है, एक पोइट था, और वो कहता है कि वो ऑड्रे की गोट्स के अंदर ठीक वैसे ही है जैसे ओविड जो है वो गोत्स एक जर्मनिक ट्राइब थी, जर्मनी की एक जाति थी, है ना, पुराने लोग थे और देवर ब्रेव, है ना, वॉरियर्स काइंड ऑफ पीपल। तो वो ऐसे कंपेयर करता है। ऑड्रे जब समझती नहीं है तो टस्टोन कहता है कि भाई वो दुख की बात है कि तुम पोइटिकल बिल्कुल नहीं हो, तुम समझती नहीं उन बातों को कि ओविड कौन था और क्या। फिर वो कहता है कि पोइट्री जो है वो सबसे ज़्यादा फीइंग है, फीइंग मतलब नाटक या दिखावा या प्रिटेंड करना किसी को, तो पोइट्री में सबसे ज़्यादा प्रिटेंशन होती है, सबसे ज़्यादा दिखावा होता है। और लवर्स जो है वो क्या करते हैं, वो पोइट्री के सामने झुक जाते हैं या पोइट्री को के सामने गिव इन कर देते हैं, है ना। तो मतलब पोइट्री पसंद आती है उनको, कहने का मतलब ये है। और फिर वो कहता है कि ऑड्रे को ऑनेस्ट होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पहले से ही ब्यूटीफुल है, और ब्यूटीफुल और ऑनेस्ट होना ये कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। ये आपको डन की पोइम की याद दिलाएगा ना। कौन सी पोइम की याद दिलाएगा, नाम बोलने की ज़रूरत है, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। तो जब वो बात कर रहे होते हैं तो यैक जो है वो पास में खड़ा है और ओकेजनली समय समय पर असाइड्स बोलता है, कुछ मतलब साइड में होकर कुछ बोलता है ऑड्रे की स्टुपिडिटी के बारे में कि ऑड्रे कितनी स्टुपिड है। बिकॉज ये लोग जो है टस्टोन हुआ, यैक हुआ, ये सब कहाँ से आए हैं, कोर्ट से आए हैं, तो और गांव के सिंपल लोग इनको स्टुपिड लग रहे हैं। टस्टोन अनाउंस करता है कि वो ऑड्रे से शादी करेगा। सर ओलिवर मार्क टेक्स्ट हैं कोई, आपको बताया गया कैरेक्टर में, ये कोई चर्च के कोई वो हैं, पादरी वगैरह हैं, लोअर, तो पास में गांव उनका, वो शादी करवाएंगे उनकी। उसके बाद में फिर वो एक सींगों वाले थीम पे बात करने लगता है, जो कहा जाता है कि उन पतियों के सिर पे उग जाते हैं जिनकी वाइफ उनको चीट करती हैं। और फिर वो कंक्लूड करता है अपनी बात को कि एक सींगों वाला आदमी होना, मतलब एक चीटेड आदमी होना ज़्यादा अच्छा है एक बेयर बोर्ड बैचलर की तुलना में। मतलब ऐसा बैचलर जिसके सिर पे सींग नहीं हो गए हैं, मतलब कहने का भावार्थ है कि शादी कर लो, आपकी वाइफ आपको चीट करे, ज़्यादा अच्छा है उस बात से कि आप कुंवारे रह जाओ, है ना। तो शादी का लड्डू खा लेना चाहिए इसके हिसाब से। ओलिवर मार्कटेक्स जो है वो आता है और कहता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जो इस लड़की को, इस औरत को गिव अवे करे, मतलब जैसे फादर होता है ना, या भाई होता है बड़ा, या कोई छोटा भी, वो लेके आता है, तो वो वैसी सेरेमनी के लिए कोई है क्या। तो यैक जो है सामने आता है और जो है टस्टोन को इस बात पे कन्विंस करता है कि शादी जो है चर्च वगैरह में होनी चाहिए, है ना। टस्टोन इस बात पे अग्री हो जाता है, इस बात के बावजूद भी कि एक जो सिंपल शादी होगी उससे बाहर निकलना ज़्यादा आसान होगा
बजाय इसके एक चर्च में करवाई गई शादी से। मतलब ये है कि उसको पता है कि अगर मैंने चर्च में शादी करवाई तो इस शादी से बाहर आना बड़ा ही मुश्किल होगा, फिर भी वो मान जाता है। और तीनों के तीनों वहाँ से चले जाते हैं। कौन कौन तीनों? जैक, टस्टोन और ऑड्रे। मार्टेक्स जो है वहाँ पे अकेला है और कंफ्यूज जो है फॉरेस्ट में खड़ा रह जाता है। और इसी के साथ सीन 3 खत्म होता है। ये मूव टू सीन 4। सीन 4 की शुरुआत में रोसेलिन जो है वो सीरिया से इस बात को स्वीकार करती है कि उसे बहुत रोने ऐसा फील हो रहा है। वो बहुत ही अपसेट है कि ऑरलैंडो जो है उससे मिलने नहीं आया। गैनीमेड मतलब रोसेलिन है ना, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था वो सुबह मिलने आएगा। वो स्विच कर रही है, एक तो ये कि वो ऑरलैंडो के बारे में बहुत तारीफ़ करते हुए बोल रही है, और दूसरा ये कि उसे कितना बुरा लग रहा है उसकी एब्सेंस से। सीरिया भी उसके साथ दे रही है ना, और वो रोसेलिन की तारीफ़ और उसकी जो इंजरी का भाव है उसमें उसको साथ दे रही है। मतलब हाँ, उसकी हाँ में हाँ मिलाई जा रही है, कहने का मतलब सिंपल सा ये है। उसके आगे रोसेलिन जो है सीलिया को बताती है कि वो ड्यूक से यानी अपने पिता से मिली थी, है ना, पिछले दिन। और उसे ये भी बताती है कि किस तरह से वो हंसने लग गए जब उसने उनसे कहा कि उसकी पेरेंटेज जो है, उसके माता पिता जो हैं वो उतने अच्छे हैं जितने कि ड्यूक सीनियर के, क्योंकि वो उसकी बेटी है। परंतु उसके तुरंत बाद वो कहती है कि उनको अपने पिताओं के बारे में बात नहीं करनी चाहिए जब वो ऑरलैंडो के बारे में बात कर सकते हैं, लवर के बारे में बात कर सकते हैं। रोसेलिन के प्रोवोकेशन पे, है ना, या यूँ कहें कि भड़काने पे, आग लगाने पे, सीलिया ये कहती है कि रोसेलिन का लवर ब्रेव है, परंतु वो ये लॉजिक देती है कि सब लोग ही ब्रेव होते हैं जिनको यूथ ब्रेव बनाती है और मूर्खता गाइड करती है। ये तो उसकी हिंदी हो गई, पर कहने का भावार्थ ये है कि यूथ में जब खासकर आदमी व्हेन समवन इज़ इन लव तो वो ब्रेवरी अपने आप ही आ जाती है। बिकॉज लव जो है, जैसे कि बेकर ने भी कहा था कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू लव एंड टू बी वाइज, है ना, प्यार करो और समझदार बने रहो संभव नहीं है। ये मूर्खता आदमी को पकड़ ही लेती है। कॉरिन आता है और आकर सीलिया और रोसेलिन को इनवाइट करता है कि वो किस एक परफॉर्मेंस देने वाला है। कौन? सिल्वियस, जिसके हेल्पलेस लव के बारे में से रोसेलिन बहुत ही टच हुई थी, और जो कि अपनी प्रेमिका को जीतना चाहता है, को वू करना चाहता है, जो कि बहुत ही हेटफुल है। शेफर्डेस है ना कि वो, इसका नाम है फीबी, अपन बात कर चुके हैं कैरेक्टर्स में। रोसेलिन ना सिर्फ आने को एग्री करती है, परंतु ये भी कहती है कि बिल्कुल वो इंटरवीन भी करेगी, मतलब उसकी हेल्प भी करेगी सिल्वियस की। और इसी के साथ हमारा सीन 4 भी ख़त्म हो जाता है। सीन 5 शुरू होता है एक्ट 3 का। सिल्वियस जो है उसमें दिखाया जाता है कि वो किस तरह से अपनी प्रेमिका, यानी कि जिससे वो प्यार करता है, उससे बैक कर रहा है, उससे एक तरह से प्रार्थना कर रहा है कि उसको वो हेट ना करे, और उसको कंपेयर करता है वो किससे, जस्ट अ सेकेंड, वो उसको कंपेयर करता है एक निष्ठुर हार्ड हार्टेड का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई इमोशन ना हो, एक कातिल से, ना, थोड़ा सा पोइटिक हो गया, लेकिन यह ही ड्रामा तो पोइट्री तो आएगी। तो रोसेलिन और सीलिया आते हैं, और वो किस भेष में आते हैं? गैनीमेड और एलिना के भेष में, कोरिन के साथ। और उस समय क्या होता है, फीबी जो है वो बहुत ही बुरी तरह से, बहुत ही निर्दयी तरीके से सिल्वियस की पोएटिक लैंग्वेज जो प्यार से भरी हुई है उसका मजाक उड़ा रही है, और कमेंट करती है कि हालांकि वो कह रहा है, कौन कह रहा है? सिल्वियस, कि उसकी आंखें कातिल हैं। ऐसी कोई चीज़ संभव नहीं है, बिकॉज आंखें जो होती हैं वो किसी प्रकार का नुकसान किसी को नहीं पहुंचा सकती हैं। सिल्वियस इस बात का जवाब क्या देता है कि प्यार के जो घाव होते हैं वो इनविजिबल होते हैं, और किसी दिन शायद वो भी उनको समझ जाएगी। वो फिर भी निर्दयी रहती है, और उसको कहती है कि जब तक उसे ऐसे किसी इनविजिबल वुंड का खुद महसूस नहीं होता, तब तक उसे, यानी कि सिल्वियस को, फीबी के पास में नहीं आना चाहिए, उससे बात नहीं करनी चाहिए। रोसेलिन जो कि गैनीमेड के भेष में है ना, आगे आती है या आता है, आप जो बोलना चाहें, और क्या करती है, वो फीबी की इंसल्ट करना शुरू कर देती है, बहुत ही लंबी चौड़ी, है ना। और वो क्या कहती है फीबी को कि वो बहुत ही सिंपल है, इतनी सिंपल है कि उसको प्राउड नहीं होना चाहिए, है ना, ईगो का, मतलब उसमें घमंड नहीं होना चाहिए। किस बात का घमंड? कि सिल्वियस उससे प्यार करता है या उसकी तरफ आकर्षित है, इन्फैचुएशन है। जब गैनीमेड जो है ख़त्म करती है अपनी बात को, करता है अपनी बात को, तो फीबी जो है वो कहती है कि उसकी, यानी गैनीमेड की इंसल्ट जो है वो सिल्वियस की प्रेस से कहीं ज़्यादा उसको अच्छी लगी। गैनीमेड इस बात को महसूस करती है, मैं अब कंफ्यूज आप मत होना, गैनीमेड एंड रोसेलिन एक ही बात है। तो गैनीमेड इस बात को रियलाइज़ करता है कि क्या हो रहा है, और वो कोशिश करता है कि वो फीबी को उसके साथ प्यार होने से रोके। किसके साथ? खुद के साथ, है ना। परंतु ऐसा लगता है कि फीबी जो है वो तो पहली नज़र में उससे प्यार करने लग गई है।
रोसेलिन जो है और सीलिया जब चले जाते हैं तो फीबी क्या करती है, डिसाइड करती है कि सिल्वियस के पास आसपास रहेगी ताकि वो उससे प्यार के बारे में बात कर सके, है ना। और वो बहुत ही लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन देती है गैनीमेड के एट्रीब्यूट्स का, उसके मतलब तौर तरीक़ों का। इक्विवोकेट करती है, मतलब थोड़ा ऐसी एम्बिगुअस बातें जिससे जो समझना है ऑन किस बात पे, कि वो उसको प्यार करती है या नफरत करती है, किसको, गैनीमेड को। और फिर सिल्वियस को ऑर्डर करती है कि वो गैनीमेड के लिए एक बहुत ही टॉन्टिंग, परेशान करने वाला लेटर जो है वो लिखने वाली है, वो उसको डिलीवर करके आए। हालांकि हम समझ सकते हैं कि वो किस तरह का लेटर लिखेगी, लेकिन वो उसको सामने ये बात स्पष्ट नहीं कर रही, क्योंकि वो जानती है कि सिल्वियस जो है वो उससे प्यार करता है, फीबी से। इसी के साथ हमारा एक्ट 3 जो है वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। माय नेम इज़ मुकेश शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं एज यू लाइक इट एक्ट 4 सीन फर्स्ट की। यैक जो है वो गैनीमेड के पास आता है और उससे अच्छे से परिचित होना चाहता है। वो रोसेलिन जो है यैक को एक बहुत ही मेलंकली, दुखी हृदय वाला व्यक्ति बोलती है और यैक जो है वो एक्सेप्ट करता है इस बात को, है ना। परंतु वो ये बोलता है कि मेरी मेलंकली जो है वो दूसरे लोगों जैसी नहीं है, परंतु ये बस कुछ अलग ही है, मेरी खुद की ही है ना, जो बहुत ही सिंपल चीज़ों से बनी है ना, और बहुत सारे एक्सपीरियंस और बहुत सारे ट्रैवल्स से मिलके बनी है। नाउ इसके बाद वो क्या बोलती है, तो रोसेलिन उसको बोलती है कि मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होगा कि एक मूर्ख मुझे खुश करे, बजाय इसके कि एक समझदार आदमी या एक वाइज आदमी मुझे अपने एक्सपीरियंस से दुखी बनाए। नाउ आगे क्या होता है कि ऑरलैंडो जो है वो एंटर करता है और रोसेलिन जो कि अभी गैनीमेड बनी हुई है वो उसको क्या करती है, स्कॉल्ड करती है कि क्योंकि उसने उनकी जो मीटिंग थी वो मिस कर दी सुबह, है ना। और उसको बोलती है कि तुम्हारे से अच्छा तो एक स्नेल होगा मेरे लवर के रूप में। स्नेल बहुत आप बहुत धीरे चलने वाला होता है, एक बार मैंने आपको पिक्चर दिखाई भी थी वीडियो में ना। फिर वो ऑरलैंडो को ऑर्डर करती है कि वो उससे प्रेम करे, यानी जैसे वो रोसेलिन से करेगा। और रोसेलिन को वो जवाब देता है कि अगर वो रोसेलिन होती तो उसको तुरंत किस कर देता बिना कुछ बोले ही। वो उसका रिप्लाई करती है कि किस को बचा के रखे उस समय के लिए जब उसके पास कहने को कोई बात नहीं रहेगी। उसके बाद रोसेलिन जो है वो ऑरलैंडो को ये कह के टीज़ करती है कि वो उससे प्यार नहीं करेगी, है ना। परंतु ऑरलैंडो जो है वो रिप्लाई करता है कि वो मर जाएगा अगर ऐसा हुआ तो। रोसेलिन इस बात पे एतराज़ जताती है कि आज तक कोई भी व्यक्ति प्यार के बिना मरा नहीं है ना। और फिर फाइनली वो ये बोल देती है कि ठीक है वो उससे प्यार करेगी। और क्या करती है, वो सीलिया को बोलती है कि तुम एक पादरी का रोल प्ले करो और हम दोनों की शादी करवाओ। नेक्स्ट क्या होता है, रोसेलिन जो है जो कि अभी भी गैनीमेड बनी हुई है, वो जानबूझकर ऑरलैंडो के सामने अनअपीलिंग दिखना चाहती है। मतलब वो ये जानना चाहती है कि वो अगर बुरी बन जाए या सुंदर नहीं रहे तो भी ऑरलैंडो उससे प्यार करेगा या नहीं। वो उसे बोलती है कि मैं तो बहुत ही मूडी और बहुत ही जेलस रहूँगी शादी के बाद, है ना। और ये मैं इसलिए नहीं रहूँगी कि मेरे में विजडम की कमी है, बल्कि इसलिए रहूँगी कि क्योंकि मैं वाइज हूँ, है ना। तो ऑरलैंडो जो है इस बात पे विश्वास नहीं करता और वो चला जाता है वहाँ से सीनियर ड्यूक के साथ डिनर करने के लिए, खाना खाने के लिए, है ना। परंतु रोसेलिन के विरोध करने के बाद वो प्रॉमिस करता है कि वो वापस 2 बजे तक आ जाएगा। सीलिया जो है वो रोसेलिन को क्रिटिसाइज़ करती है कि वो औरतों की इतनी ख़राब इमेज जो है सामने ला रही है। रोसेलिन जो है वो सीलिया को चुप कराती है और बोलती है कि वो नहीं जानती कि वो उससे कितना प्यार करती है ऑरलैंडो से, केवल क्यूपिड ही उसकी जो प्यार की गहराई है उसको समझ सकते हैं। और इसी के साथ सीन फर्स्ट ख़त्म होता है, हम सीन 2 पे बढ़ते हैं। सीन 2 शुरू होता है, यैक जो है वो फर्स्ट लॉर्ड को एड्रेस कर रहा है जिसने कि एक हिरन को मारा है बेबी। और उसको, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि यैक को जानवरों को मारना पसंद नहीं है, और वो फर्स्ट लॉर्ड को क्या बोलता है कि तुम अपने स्किल को ऐसे शो करो जैसे तुमने कि तुम कोई रोमन कॉन्करर हो, विजेता हो, है ना। और वो एक जो हिरन के जो सींग हैं वो एक जैसे विक्ट्री की कोई ब्रांच होती है उसकी तरह तुम शो करो। सेकंड लॉर्ड जो है वो इस बात को कंटिन्यू करता है एक गाने के साथ, एक सॉन्ग के साथ। और वो सॉन्ग जो है वो ककल्ट्री क्या होता है बच्चों, जब कोई फीमेल जो है वो अपने हस्बैंड को धोखा दे के किसी दूसरे मेल के साथ रिलेशन रखती है तो उसे ककल्ट्री बोलते हैं। तो ये सॉन्ग जो है वो ककल्ट्री के ऊपर है और उसमें कुछ लाइंस हैं कि इस हॉर्न को पहनने में शर्म मत करो, या
नाराज़गी मत दिखाओ या घृणा मत करो। ये वो हॉर्न है, लस्ट का हॉर्न है ना, जिसमें तुम्हें हंसने की या नफरत करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये दीज आर सम सॉन्ग्स जिनका कोई बहुत ज़्यादा मीनिंग नहीं है। और इसी के साथ सीन 2 भी ख़त्म हो जाता है। वी मूव टू सीन 3। ओके, सीन 3 में रोसलिंड अभी भी जो गैनीमेड बनी हुई है वो बहुत ही अधीरता से ऑरलैंडो का वेट कर रही है, जो फिर से लेट है। सिलिया उसको ये कहती है कि शायद वो सो गया होगा। इतने में सिल्वियस आता है और वो लेटर देता है रोसलिंड को, और जिससे कि फीबी ने लिखा है ना, बहुत ही गुस्से के साथ एक स्टर्न ब्रो वर्ड यूज़ करता है वो। रोसलिंड उसको पढ़ती है और सिलिया को बताती है कि इसमें लिस्ट ऑफ इंसल्ट्स हैं, मतलब जो बुरा भला कहना किसी को, है ना। और वो बहुत ही वंडर करती है कि फीबी ऐसा लेटर क्यों लिखेगी, है ना। पहले तो वो सिल्वियस को उसका ऑथर होने का अक्यूज़ करती है, मतलब सिल्वियस ने लिखा होगा शायद, ये ऐसा बोलती है वो, है ना, क्योंकि कोई औरत ऐसा लेटर इतना रूडली नहीं लिख सकती है। रोसलिन जो है वो लेटर को पढ़ना शुरू करती है, ये हैरान होते हुए कि क्या आज तक तुमने ऐसी शब्द सुने हैं। लेकिन उस लेटर के जो कंटेंट है वो एक्सप्रेशन है किसका, इंसल्ट का नहीं है, परंतु एडोरेशन, तो तारीफ़ का, है ना। इसमें ऐसी बातें लिखी हुई हैं कि जब तुम मुझे डांट रही थी, है ना, या डांट रहे थे, क्योंकि वो तो उस समय लड़का था गैनीमेड, तो मैं तुमसे प्यार कर रही थी, है ना। और उसके बाद वो बोलती है कि उसे सिल्वियस के लिए बहुत ही दुख हो रहा है ना, क्योंकि उसका प्रेम अब गैनीमेड से प्रेम करता है ना। मतलब जो ऑड्रे है, सॉरी फीबी है, जो वो गैनीमेड से प्यार करती है। परंतु रोसलिन ये कहती है कि उसके मन में उसके लिए कोई पिटी नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसी लड़की जिसका नाम फीबी है से प्यार करता है। रोसलिन जो है सिल्वियस को ऑर्डर करती है कि वो फीबी को बोले, है ना, कि गैनीमेड उससे तभी प्यार करेगी या करेगा, सॉरी, जब फीबी सिल्वियस को प्यार करेगी। तो इतना बोलकर वो वहाँ से, इतना सुनकर वहाँ से चला जाता है। ओलिवर एंटर करता है। लंबा चौड़ा मामला है, मैं आपको फटाफट से सुना देता हूँ कहानी जो है। ओलिवर जो है वहाँ पे आता है, यानी कि ऑरलैंडो का भाई, है ना, वो उन दो लोगों को ढूंढ रहा है जिसका डिस्क्रिप्शन उसको दिया गया था ऑरलैंडो के द्वारा। और दो लड़कियां दो कौन है, एलियाना और गैनीमेड, है ना। और पूछता है कि क्या आप इस कॉटेज के मालिक हैं। जब वो कहती हैं हाँ हम ही हैं, तो वो उनको एक खून से भीगा हुआ नैपकिन यानी रुमाल देता है। वो कहता है कि मुझे ये नैपकिन ऑरलैंडो ने दिया है। रोसलिंड को बड़ा कन्फ्यूजन होता है, परंतु ओलिवर एक्सप्लेन करता है कि कुछ समय पहले, है ना, ऑरलैंडो एक आदमी से मिला। वो आदमी कौन था, ओलिवर ही था। हालांकि ऑरलैंडो ने शुरू में उसे पहचाना नहीं, है ना, जो कि एक पेड़ के नीचे सोया हुआ था और स्नेक जो है उसकी गर्दन पे लिपटा हुआ था। परंतु ऑरलैंडो को देखते ही वो स्नेक वहाँ से निकल गया और एक शेर का ध्यान जो है, जो झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ था, उसका ध्यान जो है किस पे पड़ा, ओलिवर पे पड़ा। जब ऑरलैंडो को ये बात पता लगी कि वो सोने वाला आदमी ओलिवर था, तो उसके दिमाग में पहले तो ये प्लान आया कि वो उसको वहीं छोड़ जाए, क्योंकि उसका भाई क्रूअल है बहुत। परंतु उसके अंदर की काइंडनेस जगी और उसने क्या किया, उस खतरनाक शेर से लड़ाई की और उस प्रोसेस में वो घायल हो गया। मतलब कुल मिला के बात यह है कि ऑरलैंडो ने अपने भाई को, जो कि क्रूअल होने के बावजूद भी अपने भाई को शेर के शिकार होने से बचा लिया। नेक्स्ट क्या होता है, ओलिवर ये बात बोलता है कि जो ये प्रोसेस थी पूरी बचाने की, उसके दौरान मैं भी क्या हो गया हूँ, काइंड हो गया हूँ। मतलब मेरे भी मन में जो नफरत थी ऑरलैंडो के प्रति वो ख़त्म हो गई है और मैं ऑरलैंडो के जख्म का ध्यान रख के आया हूँ, मतलब मैं उसको पट्टी वट्टी करके आया हूँ, है ना। और मुझे ऑरलैंडो ने ये नैपकिन दिया है गैनीमेड को देने के लिए, है ना, ताकि वो ऑरलैंडो के द्वारा तोड़े गए प्रॉमिस को माफ़ कर सके। रोसलिंड बेहोश हो जाती है और सिलिया जो है वो ये बहाना बनाने की कोशिश करती है कि खून देखकर ये बेहोश हुई है, मतलब हुआ है व्हाटएवर, है ना। जब रोसलिन को होश आता है तो ओलिवर कमेंट करता है कि भाई तुम्हारे अंदर तो एक मेल यानी कि मैन का हार्ट ही नहीं है। परंतु वो ओलिवर को ये बताती है कि ऑरलैंडो को बताना कि मैंने कितने अच्छे तरीके से बेहोश होने का नाटक काउंटरफिट किया था, मतलब, है ना, जैसा कि उसने उसको सिखाया था, है ना। मतलब ये नाटक चल रहे हैं उन दोनों के बीच में, तो वो ये बात बोलती है कि मैंने बेहोश होने का नाटक किया था, मतलब मैं वास्तव में बेहोश नहीं हुई थी, है ना। ओलिवर को लगता है कि ये जो बेहोश होना था वो ऑथेंटिक था, लेकिन रोसलिन जो है उसको विश्वास दिलाती है कि ये बेहोश होना वास्तविक नहीं था, ये मैंने वास्तव में क्या किया था, नाटक किया था। और इस तरह से
हमारा जो ये एक्ट है, एक्ट 4, वो फिनिश हो जाता है। अब हम बढ़ेंगे आगे एक्ट 5 में, बट नोट इन दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में। बट आप याद रखना, एक्ट 4 में हमने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात पढ़ी है कि ओलिवर जो है, यानी कि ऑरलैंडो का भाई, उसका जो हिंदी में बोलते हैं हृदय परिवर्तन जो है, वो हमने देखा है ना, कि किस तरह से वो एक क्रूअल इंसान से एक काइंड इंसान बन जाता है। और उसको ऐसा करने के प्रति रिस्पॉन्सिबल क्या है, घटना। और घटना भी आपको याद रखनी है कि उस घटना में 2 एनिमल्स इन्वॉल्व थे। पहले तो कौन था, स्नेक, और फिर लायन। और स्नेक जो है वो तो ऑरलैंडो को देख के खुद ही भाग जाता है, लेकिन लायन जो है वो उससे ऑरलैंडो लड़ता है। अच्छा, एक और बात सामने आती है इससे कि आपको याद रखना है कि ऑरलैंडो ने इनिशियली ओलिवर को पहचाना नहीं था, मतलब जब तक सांप था तब तक नहीं पहचाना था, लेकिन जब बात आई शेर की तो उसने उसको बाद में पहचाना। और एक बार तो उसका मन किया कि छोड़ के चला जाए, लेकिन वो बाद में छोड़ के उसको नहीं जाता है। दैट विल बी ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज़ मुकेश शर्मा और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं एक्ट 5 सीन फर्स्ट, एज यू लाइक इट का। टस्टोन जो है वो ऑड्रे से प्रॉमिस करता है कि वो उससे शादी करेगा। इतने में ही एक विलियम नाम का यंग मैन जो है वो एंटर करता है, जो कि ऑड्रे से कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टेड है। और विलियम जो है वो गांव के बोलचाल के तरीके में बोलता है और एडमिट करता है कि वो भी जंगल में रहता है या जंगल में आया हुआ है। तो जंगल में वो पैदा हुआ है। जब वो अपने आप को बुद्धिमान बोलता है तो टस्टोन जो है उस पर कमेंट करता है कि केवल मूर्ख लोग जो होते हैं वही अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं, है ना। वो उसको प्रोवोक करता है और उसका मजाक उड़ाता है कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो। और अंत में उसको वो एक क्लाउन बोलता है, जोकर बोलता है एक तरह से, है ना। और उसको वो 150 अलग अलग तरीके से मारने की धमकी देता है अगर उसने उसी वक्त उस जगह को नहीं छोड़ा तो। एक्ट 5 का सीन फर्स्ट जो है वो छोटा सा है, इसी के साथ खत्म हो जाता है। वी मूव टू सेकंड सीन। एक्ट 5 सीन 2 में ऑरलैंडो जो है ओलिवर से पूछता है कि क्या ये संभव है कि वो उससे इतना जल्दी प्यार में पड़ गया हो या प्यार हो गया हो। और हमें आगे जाके पता लगता है कि वो जो उससे ये वर्ड था वो एलियना यानी कि सीलिया के लिए यूज हुआ था। ओलिवर उसको अश्योर करता है कि ऐसा ही हुआ है और इसी बात पर, है ना, जो ऑरलैंडो है वो उसको अपना फादर का एस्टेट और रेवेन्यू सब प्रदान कर देता है। ऑरलैंडो भी उसको अपनी सहमति दे देता है कि ओलिवर और एलियना यानी कि सीलिया शादी कर सकते हैं। रोसेलिन जो है वो एंटर करती है जैसे ही ओलिवर वहां से जाता है ना। और ऑरलैंडो से वो डिस्कस करती है इसके बारे में कि उसकी जो कजिन है और उसका जो भाई है, मतलब एलियना यानी कि सीलिया और ओलिवर के बीच में जो प्यार है उसके बारे में। ऑरलैंडो कहता है कि उसे खुशी हो रही है देखकर कि उसका भाई खुश है, परंतु वो ये बात भी स्वीकार करता है कि वो खुद खुश नहीं है, क्योंकि उसकी जो मेंटल इमेजिनेशन है गैनीमेड की रोज़ेलिंड के रूप में अब उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकती है। मतलब अब उसको वास्तव में रोज़ेलिंड को मिलना है। वो इमेजिन कर करके क्या हो गया है, अब वो खुश नहीं है, मतलब उसको मज़ा नहीं आ रहा है। रोज़ेलिंड उसको उत्तर देती है कि उसको मैजिक आता है और वो उसको प्रॉमिस करती है कि अगर ऑरलैंडो वास्तव में रोज़ेलिंड से प्यार करता है उतना जितना कि वो क्लेम कर रहा है ना, तो कल उससे उसकी शादी हो जाएगी उसी समय जब ओलिवर की शादी एलियना से यानी कि सीलिया से होगी। एकदम में सिल्वियस और फीबी एंटर करते हैं और फीबी ये बताती है कि वो बहुत ही अपसेट है इस बात पर कि गैनीमेड ने उसका लेटर सबके सामने पढ़ दिया। रोसेलिन जो है वो फीबी को मनाने की कोशिश करती है कि भाई वो अपने फेथफुल शेफर्ड सिल्वियस से प्यार करे। सिल्वियस जो है उस समय प्यार को डिफाइन करता है कि ये किससे भरा हुआ है, आहों से और आंसुओं से भरा हुआ है। और ये फेथ और सर्विस मतलब अपनी प्रेमिका के लिए, है ना, तारीफ और ड्यूटी, ऑब्जर्वेंस मतलब ध्यान देना, इन सब चीज़ों से भरा हुआ है ये। और वो कहता है कि इन सब चीज़ों से मिलके बना हूँ मैं, यानी इन सब चीज़ों का मेल है, मिश्रण है मेरे मन में फीबी के प्रति, है ना। ठीक वैसे ही जैसे ऑरलैंडो जो है वो किसके लिए है, रोसेलिंड की है। फीबी जो है वो गैनीमेड के लिए है और रोसेलिंड किसी भी औरत के लिए नहीं, क्योंकि उस समय तक किसी को पता नहीं है कि रोसेलिंड मैन है वुमेन है। तो अगर वो मैन है तो उसने बताया नहीं है कि वो किस औरत से प्यार करती है, इसलिए वो ऐसा बोल रहा है सिल्वियस। नाउ जो ये कंफ्यूजन जितने भी क्रिएट हुए हैं उनको रोसेलिंड रिसॉल्व करती है ये कहते हुए कि अगले दिन क्या होने वाला है। तो वो बताती है कि ऑरलैंडो, सिल्वियस और वो मतलब गैनीमेड, कल इनकी शादी हो जाएगी और
वह ऑरलैंडो सिल्वियस दोनों को सेटिस्फाई करेगी, मतलब जो उनको चाहिए वो मिलेगा, और फीबी से भी शादी करेगी यदि फीबी कभी भी एक औरत से शादी कर सकती हो तो। ये बात का क्या मतलब है, ये हमारे लिए तो क्लियर है लेकिन उन लोगों के लिए क्लियर नहीं है, तो ये आयरनिकल स्टेटमेंट है। नाउ सिल्वियस, फीबी और ऑरलैंडो प्रॉमिस करते हैं कि वो अगले दिन यानी कि नेक्स्ट डे ज़रूर आएंगे ओलिवर की शादी पे, और इसी के साथ एक्ट 5 का सीन 2 ख़त्म हो जाता है। एक्ट 5 सीन 3 बिगिन होता है। टस्टोन और ऑड्रे जो हैं अपनी शादी के बारे में बहुत ही एक्साइटेड हैं। इतने में ही ड्यूक सीनियर के 2 पेजेस यानी कि आप बोल सकते हो एक तरह से सर्वेंट आते हैं और उनके लिए गाना गाते हैं। एक वो स्प्रिंग टाइम में, बसंत ऋतु में प्यार के बारे में गाते हैं, पक्षियों का गाना, फूल और कॉर्नफील्ड, मक्के के खेत, है ना। और सॉन्ग का जो रिफ्रेन है, रिफ्रेन मैंने एक जैसे अपने हिंदी में बोलते हैं ना मुखड़ा, है ना, जो बार बार रिपीट होता है, वो क्या है, विद हे एंड हो एंड हे नॉट नो, इसका कोई मीनिंग नहीं है ना। और इसके ज़्यादातर स्टैंजा जो हैं वो एटसेट्रा से एंड होते हैं। तो टस्टोन जो है वो क्या कहता है कि ये तुम्हारा जो सॉन्ग है वो अनट्यूनेबल है, ट्यून नहीं है वो, इसकी मूर्खतापूर्ण है और उसके समय को ख़राब कर रहा है, मतलब समय के लायक नहीं है उसके। तो इसी तरह से छोटा सा जो एक्ट है सीन, एक्ट 5 सीन 3 वो फिनिश हो जाता है। सीन 4 शुरू होता है और ड्यूक सीनियर, एमियंस, शेक, ऑरलैंडो, ओलिवर, सीलिया जो कि एलियना के फेस में है वो प्रवेश करते हैं। ड्यूक सीनियर के क्वेश्चंस के जवाब में गैनीमेड के प्रॉमिस को लेकर जो उसने पूछे थे, ऑरलैंडो कहता है कि उसे कभी कभी तो विश्वास होता है और कभी कभी नहीं होता है। और रोसलिन जो कि गैनीमेड बनी हुई है वो एंटर करती है सिल्वियस और फीबी के साथ में और ये सुनिश्चित करती है कि सब जो हैं वो रेडी हैं जो अब होने वाला है उसके लिए। तो क्या होने वाला है, ड्यूक सीनियर जो है वो रोसलिन का हाथ ऑरलैंडो के हाथ में देगा, ऑरलैंडो जो है वो रोसलिन से शादी करेगा, फीबी जो है वो गैनीमेड से शादी करेगी। हाँ, अगर किसी कारण से फीबी मुकर जाती है तो फिर उसे सिल्वियस से शादी करनी पड़ेगी। ये सब बातें जो हैं वो रिपीट करती है। और जब रोसलिन जो कि गैनीमेड बनी हुई है और सीलिया वहाँ से चले आते हैं, सीलिया भी कौन है, एलियना है, तो ड्यूक जो है वो क्या कहता है कि गैनीमेड को देखकर उसको अपनी बेटी की याद आती है और ऑरलैंडो भी ये बात कंफर्म करता है कि ऐसा लगता है मुझे भी, परंतु फिर वो कहता है कि गैनीमेड जो है उसने मुझे कहा था कि उसने जो ये कोर्टली मैनर्स हैं, कोर्ट के तौर तरीके जो हैं वो अपने अंकल से सीखे थे जो बोलने में बहुत ही एक्सपर्ट हैं, है ना। मतलब उन दोनों को डाउट हो रहा है। टस्टोन जो है वो ऑड्रे के साथ प्रवेश करता है और येक जो है उसको आइडेंटिफाई करता है उस मूर्ख के रूप में जो उसने मेंशन किया था कि उसे जंगल में मिला था। टस्टोन क्लेम करता है कि उसका अभी झगड़ा हुआ है ना, जो कि 7वें कारण के कारण हुआ था, 7th कोर्स के कारण, अभी हमें पता लगेगा। और येक के दबाव देने पे टस्टोन उसे एक्सप्लेन करता है कि 7th कोर्स उसका मतलब क्या है ना, कि वो एक दरबारी से मिला था रोड पे और उस आदमी की जो दाढ़ी थी वो सही ढंग से कटी नहीं हुई थी। फिर उस पर क्या हुआ, 7 तरह के उसे प्रत्युत्तर मिले, मतलब रिटोर्ट बोलते हैं, जब आप किसी व्यक्ति के क्वेश्चन का या किसी व्यक्ति की बात का बहुत ही एंग्रीली बट स्टिल विटिली रिप्लाई करते हैं। तो उसमें कौन कौन से रिटोर्ट थे, कर्टियस रिटोर्ट और क्विप भी क्या होता है, एक तरह से रिटोर्ट ही होता है, और मोडेस्ट का मतलब भी क्या होता है, मतलब जो कर्टियस हो, जो बहुत ही काइंड और पोलाइट हो। तो ये कुछ रिटोर्ट के तरीके हैं जो उसने बताए हैं, बट आपको ये रिटोर्ट के तरीके याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो टस्टोन जो है वो फिर आगे कहता है कि हर तरह का जो रिटोर्ट है उसको अवॉइड किया जा सकता है, परंतु लाई डायरेक्ट, सीधा डायरेक्टली झूठ बोला जाए जो, उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। मतलब आपको कोई गुस्से में कुछ भी बोल दे वो चलेगा, लेकिन झूठ बोलना नहीं चलेगा। ड्यूक सीनियर जो है वो टस्टोन की प्रशंसा करता है उसकी वेट के लिए, है ना, और वो कहता है कि वो अपनी मूर्खता को एक घोड़े की तरह जो कि किसी के पीछे चल रहा हो उसकी तरह यूज करता है ना, और इसके अंडर वो अपनी विट को शूट करता है मतलब लोगों के सामने प्रेजेंट करता है। कुल मिला के मतलब ये है इसका सिंपल सा कि दिखने में उसके बिहेवियर से ऐसा लगता नहीं है कि वो बहुत ही विटी होगा, परंतु जब वो बातें करता है तो वो अपने उस सिंपल से और
काम से और मूर्ख लगने वाले जो उसका जो अपीयरेंस है उसके पीछे से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा विटी है। इतने में हाइमन जो है, जो मैरिज का गुड है, वो आता है सीलिया और रोसेलिन के साथ, है ना। अब जो है वो सीलिया और रोसेलिन जो है वो दोनों ही अपनी खुद की भेष में है ना। रोसेलिन जो है वो ड्यूक के सामने आती है और ओरलैंडो के सामने भी आती है ना। और जो दोनों के दोनों जो हैं थोड़ा डिसबिलीफ, मतलब उनको विश्वास नहीं हो रहा है, ऐसा प्रेजेंट करते हैं। और जो पहले वाला मतलब ड्यूक सीनियर जो है रिमार्क करता है, अगर सच सामने है तो तुम मेरी बेटी हो। मैं अभी हिंदी करता हूँ बेलेस की। और बाद वाला कहता है कि अगर सच सामने है तो तुम मेरी रोसेलिन हो। मतलब कुल मिला के सिंपल मतलब ये है कि अगर मेरी आंखें सच देख रही हैं तो तुम मेरी बेटी हो और तुम मेरी रोसेलिन हो। ये दोनों बोलते हैं, पहले वाला बेटी, दूसरे वाला मेरी रोसेलिन। रोसेलिन को देखते ही फीबी जो है वो जो गैनीमेड के साथ उसका प्यार है, उस चांस को बिड एडियो मैंने बाय बाय कहना। मतलब उसको पता लग जाता है कि मैं गैनीमेड से शादी नहीं कर सकती, बिकॉज गैनीमेड इज नॉट अ मेल, एक्चुअली शी इज रोसेलिन। हाइमन जो है वो एक शादी का गीत गाता है ना, जिसमें वो कहता है कि वो सारे के सारे कंफ्यूजन को दूर कर देगा और अभी वो एड्रेस करेगा सारी जोड़ियों को, है ना। मतलब वो कह रहा है कि मैं जोड़ियों को एड्रेस कर रहा हूँ, ये वो जोड़ियाँ हैं जिनकी शादी होनी है। ओरलैंडो और रोसेलिन, फीबी और सिल्वियस, ओलिवर और सीलिया, टफस्टोन और ओड्रे, ये जो है जोड़ियाँ हैं जिनका नाम हाइमन लेता है। इतने में ही जैक डी बॉयज एंटर करता है। जैक डी बॉय कौन है? ओरलैंडो और ओलिवर का बीच का भाई, मतलब जो ओलिवर से छोटा है और ओरलैंडो से बड़ा है। वो एंटर करता है और रिपोर्ट करता है कि ड्यूक फ्रेडरिक जो है, जो आ रहा था फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में अपने भाई के साथ लड़ाई करने के लिए, उसे एक रिलीजियस आदमी मिला रास्ते में, है ना। और उसके द्वारा उसको शांति से प्रेम करने वाले के रूप में बदल दिया गया। मतलब उसे अब युद्ध नहीं चाहिए। अपने कन्वर्जन के बाद उसने अपना जो सिंहासन है अपने बैनिस्ड ब्रदर को देने का डिसीजन ले लिया है, ड्यूक सीनियर को, है ना। तो उसने उसको सारी की सारी लैंड्स और खुद देने का निर्णय कर लिया और खुद जाके वो कहाँ रहेगा, एक मोनास्ट्री में रहेगा, है ना। जैसे बुद्धिस्ट लोगों की मोनास्ट्री होती है वैसे। ड्यूक सीनियर जो है जैक डी बॉयज को वेलकम करता है और प्रेज करता है, तारीफ करता है उस गुड फॉर्चून की जो इस ओकेजन ने उनको दिया है ना। वो सजेस्ट करता है कि वो चीज़ें जो अच्छी तरह से शुरू हुई थी और अच्छी तरह से जिनको सोचा गया था उनको हम ख़त्म करते हैं, है ना। और रस्टिक माने ग्रामीण रेवलरी माने सेलिब्रेशन, और उनको अब ग्रामीण तरीके से सेलिब्रेशन करने में लग जाना चाहिए। हर कोई जो है उस चीज़ को रिजॉइस कर रहा है, मतलब एंजॉय कर रहा है ना। और कि वो सब रॉयल कोर्ट में चले जाएंगे, जैक के अलावा, जो अनाउंस करता है कि वो ड्यूक फ्रेडरिक को ज्वाइन कर लेगा, है ना, मोनास्ट्री में। ये भी कुछ लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे अपने चैनल पे, अब याद रखना कि ड्यूक फ्रेडरिक कहाँ गया मोनास्ट्री में और जैक भी कहाँ गया था, मोनास्ट्री में गया था। तो वो एक्सप्लेन करता है कि ये डांसिंग वांसिंग के अलावा मुझे बाकी सब चीज़ें सूट कर सकती हैं, मतलब मुझे डांसिंग वांसिंग सूट नहीं करती है। तो वो ड्यूक सीनियर, ओरलैंडो, ओलिवर, सिल्वियस और टफस्टोन को गुड बाय कहता है। जैक वहाँ से एंटर करता है और बाकी सब कैरेक्टर रोसेलिन के अलावा स्टेज से डांस करते करते निकल जाते हैं। मतलब रोसेलिन जो है वो अकेली स्टेज पे रह जाती है। और इसी के साथ हमारा एक्ट 5 खत्म होता है। लेकिन यहाँ पर एक्ट 5 खत्म होने के बावजूद भी प्ले खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक एपिलॉग है। एपिलॉग आप जानते हैं प्ले के एंड में या किसी भी वर्क के एंड में होता है। जनरली कुछ चीज़ों जो क्लियर नहीं हुई थी उनको क्लियर करने के लिए होता है। तो रोसेलिन जो है वो इस एपिलॉग को बिगिन करती है ये कहते हुए कि एक औरत के द्वारा एक प्ले का एपिलॉग देना बहुत ही अनयूजुअल है ना। परंतु वो कह रहा है कि एक लॉर्ड यानी कि मेल अगर प्रोलॉग देता है किसी भी प्ले का, तो ये वैसा ही है। मतलब जितना अजीब किसी मेल का प्रोलॉग देना होगा उतना ही अजीब मेरा एपिलॉग देना होगा। तो मतलब ये एक तरह से हीरोइन प्रधान प्ले है, आप ये बोल सकते हो। शेक्सपियर ने इसको ऐसा बनाया है। वो कहती है कि एक अच्छा प्ले जो होता है उसको एक एपिलॉग की ज़रूरत नहीं होती है, परंतु एक प्ले को इम्प्रूव किया जा सकता है एपिलॉग द्वारा। फिर वो कहती है कि वो एक बैगर की तरह ड्रेस नहीं है, मतलब उसने ड्रेस नहीं पहन रखी बैगर की, इसलिए
वो दर्शकों से जो बात बोल रही है उसका अप्रूवल नहीं लेगी, भीख नहीं मांगेगी। मतलब मैं आपसे नहीं पूछूंगी कि मैं जो बोल रही हूँ वो सही बोल रही हूँ या नहीं बोल रही हूँ, मैं जो बोल रही हूँ मुझे लगता है कि वो सही है। ये बात मानते हुए कि उसका जो टास्क है, उसका जो काम है, वो ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। रोजलिंड बताती है कि जो विमेन होती हैं या विमेन हैं, उन्हें उस प्ले को उतना ही लाइक करना चाहिए जितना कि वो मैन को करती हैं। वो मैन को भी वही बोलती है और जो करती है कि अगर वो एक औरत होती है ना, तो वो हर किसी को ऑडियंस में से किस करती जो गुड लुकिंग होता और क्लीन होता है ना, और उसके एडमायर करने के लिए काफ़ी होता। ना हम जानते हैं वो रोसलिंड के वेश में ही है, परंतु वो हमें याद दिला रही है कि किस तरह से वो गैनीमेड बनी हुई थी। और वो कंक्लूड करती है अपनी बात को कि वो जितने मैन को एडमायर करती है, कम से कम उतने मैन तो इस प्ले को लाइक करेंगे, इस परफॉर्मेंस को लाइक करेंगे। और इसी के साथ ही वो अपना फेयरवेल कर्टेसी माने एक झुककर, जैसे फीमेल अलविदा कहती है या किसी नाटक के अंत में झुककर जब कर्टेसी करती हैं तो उसको बोलते हैं कर्टेसी। ये कर्टेसी वर्ड है, ईएस लगा, मतलब इसको प्लूरल बना दिया गया है। तो इस बात में क्या मीनिंग है इसका कि जितने लोग जो हैं उनको मैं अपलोड करती हूँ उतने लोग लाइक करेंगे। तो अभी भी उसने बोला है ना कि मैं अगर लड़की होती तो मैं सभी ऑडियंस में सभी पुरुषों को किस करती है ना, तो मतलब वो सबको अपलोड करती है। इसका मतलब सभी जो हैं वो इस प्ले को, इस परफॉर्मेंस को लाइक करेंगे। तो ये इसका एक एपिलॉग था और ये हमारा प्ले था। टेस्ट के लिए तो आप रेडी रहेंगे। मैं जल्दी ही इसके कुछ इम्पॉर्टेंट जो डायलॉग्स हैं या कोट्स हैं वो पोस्ट करूँगा। थैंक यू फॉर द टाइम बीइंग।